ठीक है जी, चलो जी शुरू करें आज का रिवीजन सेशन स्टार्ट। तो हमने कंपनीज एक्ट किया था, है ना। कल हमारा फर्स्ट सेशन था रिवीजन का, जिसमें हमने क्या क्या चीजें की। देखो एक बार बस ओवरव्यू ले लो कि कंपनीज एक्ट का नाम क्या है, क्या कितने चैप्टर्स है, कितने सेक्शंस है ना। ये सब चीजें हमने कल कर ली थी। 470 सेक्शन, 29 चैप्टर्स में डिवाइड के 7 शेड्यूल है इसमें, और साथ में रूल्स भी हैं फिर। ठीक है, सरकार ने समझाने के लिए साथ में रूल्स भी डाले हैं। पुराना कंपनीज एक्ट 1956 था और 2013 आ गया। देन हमने किया कि किस किस के ऊपर एप्लीकेबल है। बैंक के ऊपर, इंश्योरेंस के ऊपर, बिजली वाली के ऊपर, वो जो स्पेशल एक्ट में बने हैं उसके ऊपर, और जो नए पुराने एक्ट में बने हैं उसके ऊपर, या सरकार नोटिफाई करेगी। फिर कंपनी का मतलब देखा था अलग अलग। यहाँ पे लोगों ने अपनी डेफिनेशन दे रखी है। यहाँ पे 2 क्लास 20 में भी डेफिनेशन दी थी। मैं फीचर देखे थे। सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी अलग, मेंबर्स अलग। ठीक है, और प्रॉपर्टी भी है अपने नाम पे खरीदेगी, इंश्योरेंस पॉलिसी भी अपने नाम पे खरीदेगी। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हमने बड़ा एक फेमस यहाँ पर केस लॉ किया था यहाँ पर। ठीक है, मकोरा वर्सेस मकोरा वाला, अश्योरेंस वाला। ठीक है, देन परपेचुअल सक्सेशन, कभी नहीं भरेगी कंपनी। लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड बाय शेयर्स। अगर लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है, लिमिटेड बाय शेयर्स होते हैं, उसका मतलब क्या होता है, कितने पैसे मंगवा सकते हैं शेयर होल्डर्स की। लायबिलिटी कहाँ तक सीमित है, जितने पैसे पेंडिंग पड़े हैं शेयर्स के ऊपर देने। देखो कल 2 ढाई घंटे का लेक्चर हमारा 2 मिनट में हो जाएगा सारे। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, शेयर्स इशू नहीं किए, लोगों से गारंटी ले ली, प्रॉमिस ले ली कि जब कंपनी वाइंड अप होगी तो उनसे पैसे वो मंगवा ले। अनलिमिटेड, कोई सीमा नहीं, कोई लिमिट नहीं। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, उसका बर्थ नहीं हुआ, आर्टिफिशियल पर्सन है, लीगल पर्सन है। ठीक है, और कॉमन सील। ठीक है, कॉमन सील ठप्पा ठुप्पा लगाना, स्टैंप लगाना मैंडेटरी नहीं है, अब ऑप्शनल हो गया था कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 से। बस अगर कोई डॉक्यूमेंट करना है ना, ये देखो ये आपको शॉर्ट में करवाया था, है ना। अगर सील है तो बढ़िया है, अगर नहीं है तो आपके डॉक्यूमेंट्स कौन कर दे वेरीफाई। अगर सीएस नहीं है तो 2 डायरेक्टर, अगर है तो डायरेक्टर और साथ में सीएस। ये किया था हमने। ठीक है, देन कॉर्पोरेट वेल थ्योरी, इसमें भी हमने किया था कि सेपरेट लीगल एंटिटी को ही बोला जाता है क्या, कॉर्पोरेट वेल थ्योरी। कंपनी अलग, मेंबर्स को अलग ट्रीट किया जाता है। ठीक है, पर इसमें एक और चीज क्या थी, इसमें क्या किया जा रहा है, शेयर होल्डर्स को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। देखो, शेयर होल्डर्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्ट्स ऑफ कंपनी। शोल्डर्स को, मेंबर्स को बचाया जा रहा है। ठीक है, तो ये था कॉर्पोरेट वेल। फिर इससे रिलेटेड हमने काफी सारे इधर किए थे केस लॉ, जैसे सैलमन वर्सेस सैलमन, अगर आपको याद हो। जूते वगैरह बनाने का इसका काम था। ठीक है, हमने इधर किया था। देन हमने क्या किया था, कौन से केसेस में, है ना, ये देखो आपको दिखाया था ना इधर, सैलमन वर्सेस सैलमन, जूते बनाने वाला काम है। याद है कि नहीं आपको? हाँ जी, याद है बच्चों, ये चीजें याद आ रही है। ठीक है, चलो चलो। फिर हमने क्या किया था, हमने किया था कौन से केस में पर्दा उठा दिया जाएगा। कब उनको एक ही देखेंगे, एक ही नजर से देखेंगे कंपनी और मेंबर्स को, और देखेंगे कंपनी के पीछे कौन है असली गुनहगार जो छुपे हुए हैं ना। तो लिफ्ट कर दिया जाएगा या पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल कर दिया जाएगा। ऐसे कौन से केसेस थे, ये देखो। ऐसे एक तो केस था कि भाई देखो, जिसके साथ डील कर रहे हैं, ठीक है, कहीं वो दुश्मन कंपनी तो नहीं है, पीछे जो लोग छुपे हुए हैं कंट्रोल कर रहे हैं, दुश्मन तो नहीं है। ये डेमलर वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर रबर कंपनी का हमने यहाँ पर केस लॉ किया था। ठीक है, जिसमें ये वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात थी हमारी, है ना, वो वाला आपको केस लॉ कराया था। फिर टू प्रोटेक्ट रेवेन्यू या टैक्स, ठीक है जी, इसमें क्या था, डिनशॉ मैकेंजी पेटिट। ठीक है, जो सरकार का टैक्स है वो जमा नहीं करवाना चाह रहे, टैक्स इवेजन करना चाह रहे हो, चोरी करना चाह रहे हो। तो आपको याद है ये डिनशॉ मैकेंजी पेटिट वाला हमने किया था। इसमें क्या था बता सकते हो? हाँ, यहाँ पे इनकम छुपाने के लिए। ठीक है, आपने क्या कर दिया, उसको लोन दिखा दिया कि 4 कंपनीज में लोन दे दी। ठीक है, ये किया था डिनशॉ मैकेंजी पेटिट में। ठीक है, इन्हीं के ऊपर सीधा कई बार क्वेश्चन भी आ जाते हैं मैंने। फिर आगे तीसरा पॉइंट, कब और पर्दा उठाया जाता है, टू वर्ड लीगल ऑब्लिगेशन। कानूनी तौर पे आपको ये चीज करनी थी पर आप अवॉइड कर रहे हो। आपको याद है ये वर्कमैन वाला, एसोसिएट रबर इंडस्ट्रीज में। ठीक है, इसमें क्या था, वो बोनस वाला पॉइंट था। अगर आपको ध्यान, जितना ज्यादा प्रॉफिट उतना ज्यादा उनको बोनस देना पड़ा था। ये देखो, आपको दिखाया था इधर लास्ट में, ये वाला था। ठीक है, इसमें आपको अगर याद हो, जितना ज्यादा प्रॉफिट उतना ज्यादा उसको बोनस देना पड़ेगा कंपनी को। तो उसने क्या किया, अपना प्रॉफिट सब्सिडी में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, इससे बचने के लिए। तो फिर पर्दा उठाया जाएगा कि क्यों किए, कंपनी क्यों बनाई है, क्या पर्पस था पीछे। ठीक है, फिर देखो हमने क्या किया था। चौथा पॉइंट था, आपने सब्सिडरी इसलिए बनाई है, एक तरह से एजेंट बन के आपका काम करे। जैसे वो तरुण बता नहीं रहा था कि मैम लाइसेंस के लिए हमें तो जानने नहीं पड़ा,
तो वहां पे कुछ लोग थे, उन्होंने सब कुछ खुद ही करवा दिया। ठीक है जी। तो ऐसे यहाँ पे जो कंपनी बनाई थी ना, खुद नहीं हो रहा था काम। यहाँ पे उन्होंने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था, व्हीकल्स के लिए। ठीक है, जो उनके कई बार बड़े बड़े व्हीकल्स होते हैं, कंपनी को ट्रांसपोर्ट कंपनी है, लाइसेंस लेना था, मिला नहीं। तो इसने कंपनी बनाई, उसके नाम पे ट्रांसफर कर दिया व्हीकल, उसके नाम पे लाइसेंस लिया। तो वो एक तरह से एजेंट का काम कर रही थी, तो वो पर्दा उठा दिया गया और उसको लाइसेंस रद्द कर दिया गया। फिर आगे पांचवा पॉइंट क्या था, कब और पर्दा उठाया जाएगा? ठीक है, जब कंपनी बनाई है आपने, क्यों? फ्रॉड करने के लिए, धोखाधड़ी करने के लिए। ये वाला याद है, गिलफोर्ड मोटर कंपनी वर्सेस ऑन। ठीक है, ये जो मेन में आपको केस लॉस बता रही हूँ ना, इसके नाम याद रख लेना। ठीक है, पांच ही है हमारे केस लॉ। ठीक है, इतना कुछ मुश्किल नहीं है। क्या था गिलफोर्ड मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्न में, बता सकता है कोई इसमें क्या था? बोलो बोलो, याद करो क्या था इसमें। अगर याद हो, वो बंदा काम कर रहा था, वो जो मैम वो बॉस था उसने। मतलब कि अपने घर वालों को लेके एक कंपनी बनाई थी बंदे ने। हाँ, यहाँ पे बॉस ने क्या बोला था? यहाँ पे बॉस ने क्या बोला था? कि तू कंपनी में से निकलने के बाद जो कंपनी के हाँ, कस्टमर होंगे ये उसको था। अपने पास नहीं ला सकता। बिल्कुल, उनको खराब नहीं करेगा, हमारे जो कंपनी के जो क्लाइंट्स है, कस्टमर, उनको तो खराब नहीं करेगा, ये था हमने यहाँ पर किया था। तो फिर वो कहता कि मैं नहीं कर रहा, मैं कंपनी के थ्रू, कंपनी बना के उसके थ्रू कर दूं। तो पर्दा उठा दिया गया, देखा कि क्यों बनाई है कंपनी, फ्रॉड करने के लिए, है ना। तो ये चीजें की थी, बहुत सिंपल है बच्चों, 5 मिनट नहीं लगते रिवाइज करने के लिए अगर कॉन्सेप्ट के। फिर टाइप्स ऑफ कंपनी क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। देखो कितनी बार एक ही चीज आप रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, भाई शेयर्स इशू करके पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, और शेयर होल्डर से कितना पैसा मंगवा सकते हो, जितना पैसा रहता है शेयर्स के ऊपर, उससे ज्यादा नहीं। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, जितना गारंटी किया उन्होंने बाइंडिंग आपके देने के लिए। फिर उसके बाद अनलिमिटेड, इसमें कोई लिमिट ही नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखा था कि कोई लिमिट नहीं है। जब वो मेंबर नहीं रहेगा तब उसकी लाइबिलिटी भी नहीं रहेगी, बाइंडिंग आप पे उसकी लाइबिलिटी रहेगी। ठीक है जी। और यहाँ पर और भी पॉइंट्स थे कि कंपनी का जो उधार है, जब तक देनदारी है तब तक उनकी लाइबिलिटी रहेगी। फिर ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर, अगर आपको ध्यान हो यहाँ पर, 1 पर्सन कंपनी हमने किया था। 1 पर्सन कंपनी में क्या था, एक ही मेंबर, डायरेक्टर, सब कुछ एक ही है। और एक नॉमिनी भी अपॉइंट करेंगे कि एक मेंबर की डेथ के बाद वो सारा काम का देखे। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंडर आती है, प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, और इसमें क्या था कि इसमें कुछ ऐसा मिनिमम कैपिटल सब्सक्राइब्ड नहीं है हमारा। ठीक है जी। और मेमोरेंडम में किसका नाम लिखा होगा? भाई नॉमिनी, जो उस मेंबर के बाद वो सारा काम देख लेगा। ठीक है जी। और उसकी सहमति भी आपको आरओसी को सबमिट करनी होगी। ठीक है, और वो जो बंदा है वो अपना वापस भी ले सकता है सहमति, और कंपनी चाहे तो उस बंदे को बदल भी सकती है। और वो कौन हो सकता है? नॉमिनी, या जो बंदा इनकॉर्पोरेट कर रहा है, बना रहे ओपीसी, कहते हैं नेचुरल पर्सन होना चाहिए, इंडिविजुअल, और इंडियन सिटीजन होना चाहिए, चाहे रेजिडेंट है नहीं है, वो कोई दिक्कत वाली बात। ये किया था हमने। देर हमने कहा था माइनर नहीं बन सकता मेंबर या नॉमिनी। ठीक है, और इधर हमने क्या किया था, 1 पर्सन कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, लोगों का भला करने वाली कंपनी में नहीं कन्वर्ट हो सकती, पर पब्लिक और प्राइवेट कंपनी में हो सकती। कैसे हो सकती है पब्लिक प्राइवेट में, बता सकते हो? कैसे हो सकती है 1 पर्सन कंपनी मेंबर्स पब्लिक? वो हो जाएंगे, मेंबर इंक्लूड। मेंबर्स बढ़ा के, डायरेक्टर बढ़ा के, मेंबर्स बढ़ा के। बिल्कुल, वो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, और भी बहुत प्रोसीजर होंगे जो डिटेल में इंटर लेवल पे करेंगे। और वो कोई एनबीएफसी वाला, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट वाला काम नहीं करेगी 1 पर्सन कंपनी। और क्या नहीं करेगी, दूसरी कंपनीज में इन्वेस्ट वाला काम नहीं करेगी, उसमें नहीं डील करेगी। ठीक है, उसको लोगों का भला करने, वो एज इट इज खुद अपने लेवल पे कर ले, पर सेक्शन 8 कंपनी में नहीं वो कन्वर्ट हो। ठीक है, ये किया था। देन प्राइवेट कंपनी में कितने लोग हो सकते हैं? हाँ, कितने? मिनिमम 2, मैक्सिमम कितने? 200। 200। और ये जो, हाँ, ये जो 200 वाली लिमिट थी बच्चों, 200 वाली लिमिट में जॉइंट शेयर होल्डर्स को एक माने, एम्प्लॉयज और एक्स एम्प्लॉयज को कंसिडर नहीं करना अगर उनके पास शेयर्स है। ठीक है जी। और कहते हैं कि अगर वो ट्रांसफर करते हैं शेयर्स, प्राइवेट कंपनी के जो मेंबर्स, कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, रोक है। और पब्लिक को तो वो इनवाइट कर ही नहीं सकते, है ना, क्योंकि प्राइवेट है। प्राइवेट मतलब अपने लोगों में ही वो शेयर्स बांट सकते। ये किया था हमने। देन और क्या किया था, स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी मतलब जिसकी शेयर कैपिटल, ठीक है, और टर्नओवर मतलब 4 और 40 करोड़, ये लिमिट नहीं भूलनी, 4 और 40 करोड़ से उतनी है या उससे कम है।
ये दोनों, ठीक है, एंड लिखा हो 440 के 440 440, ठीक है, लेस देन इक्वल पेड अप शेयर कैपिटल और टर्न। और इसमें होल्डिंग सब्सिडी के ऊपर नहीं लगेगी ये वाली, ये जो लिमिट की है ना, सेक्शन 8 कंपनीज पे लगी, देखो कितनी छूट दे रही। और जो स्पेशल एक्ट में बन रखी है वो भी नहीं यहाँ पर क्या करेंगे, इसके ऊपर भी नहीं अप्लाई होंगी लिमिट। ठीक है, ये किया हमने। देन आगे क्या किया था हमने, पब्लिक कंपनी, कहते कि जो कि प्राइवेट कंपनी नहीं है, ठीक है, और कहते हैं सब्सिडरी किसकी, सब्सिडरी ऑफ कंपनी, पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी कंपनी को भी क्या बोला जाएगा, मतलब पब्लिक कंपनी के जो बच्चे हैं उनको भी पब्लिक कंपनी बोला जाएगा, ये भी हमने कल समझा। ठीक है जी, और यहाँ पे 7 मेंबर और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, ये किया था। और शेयर्स के ऊपर कोई रोक टोक नहीं, जैसे मर्जी फ्रीली ट्रांसफरेबल है, ये किया। फिर ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल हमने किया बच्चों, होल्डिंग एंड सब्सिडरी। होल्डिंग एंड सब्सिडरी याद है, होल्डिंग मतलब पेरेंट्स, सब्सिडी मतलब उनके बच्चे। ठीक है, क्या था इसका मतलब, क्या था, सब्सिडरी और होल्डिंग वाला रिलेशन कब बनेगा, बताओ फटाफट। 50% होगी या उससे ज्यादा होगी? मोर देन 50% है, इक्वल नहीं है। ठीक है, ये देखो क्या लिखा है, मोर देन, यही गड़बड़ करते हैं बच्चे, क्वेश्चन में मोर लिखा है, यहाँ पे इक्वल टू नहीं लिखा हुआ। ठीक है, एक तो है कि आप ये देखो, कंट्रोल्स कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इसका क्या मतलब है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सारे या मेजोरिटी आप रख भी सकते हो, वो पावर है, या निकाल भी सकते हो, या मेजोरिटी रखने निकालने की पावर है, या सारे के सारे। दूसरा क्या था, या ठीक है कि उनका दूसरी कंपनी में कितना हक है, कितना वोट डालने का हक है, कितना कंट्रोलिंग पावर है, कंट्रोलिंग पावर है, वोटिंग पावर कहाँ से आता है, इक्विटी शेयर कैपिटल से। तो आपका मोर देन 50% वोटिंग पावर है, कंट्रोल है दूसरी कंपनी में, खुद आपने लगा रखा है उतना पैसा, या दूसरी सब्सिडरी कंपनीज के साथ। ये एग्जाम्पल भी करवाया था, तो बड़ा अच्छा, ये वाला अगर आपको ध्यान। हाँ जी, याद है ये वाली चीज, बोलो जी बोलो। हाँ जी मैम। यस। हाँ, ठीक है। देन फिर हमने क्या किया था, जाते जाते एसोसिएट कंपनी का देखा था। इसमें क्या था भाई, एक कंपनी दूसरी की एसोसिएट कंपनी कब कहलाई जाएगी, अगर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मतलब ये कंपनी का दूसरे में कम से कम 20% कंट्रोल या वोटिंग पावर। ठीक है, पर 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्या लिखा था यहाँ पे, नॉट सब्सिडरी, सब्सिडरी नहीं होना चाहिए, ये लिखा था, या डिसीजन लेने में उनका हक है, और जॉइंट वेंचर भी इंक्लूड होता है इस। ठीक है, जॉइंट वेंचर मतलब जॉइंटली आप सारा कामकाज कर रहे हो, और सारे नेट एसेट्स में चाहे एसेट्स लायबिलिटी में भी एक साथ उनका हक है उसकी। ठीक है, ये हमने सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस था यहाँ पे कीवर्ड जो था हमारा एसोसिएट। फिर बच्चों हमने क्या किया था, द बेसिस ऑफ कैपिटल लिस्टेड कंपनी, जिन्होंने अपना रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे क्या करवा रखे हैं, शेयर्स रजिस्टर करवा रखे हैं, लिस्ट करवा रखे हैं। अनलिस्टेड जिसने रजिस्टर या लिस्ट नहीं करवा रखे। फिर अदर कंपनीज में हमने किया था बच्चों, गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी की देखो क्या थी डेफिनेशन, जिसका एटलीस्ट 51%, एटलीस्ट मतलब उतना या उससे ज्यादा का शेयर कैपिटल में पैसा किसने लगा रखे, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, या स्टेट गवर्नमेंट ने, या पार्टली सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ने। और कहते हैं जो गवर्नमेंट कंपनी के बच्चे हैं वो भी गवर्नमेंट कंपनी कहलाएंगे, सब्सिडी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी आर आल्सो कॉल्ड गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, देन हमने क्या किया था, फॉरेन कंपनी जिसका जन्म बाहर है पर उसने प्लेस ऑफ बिजनेस पीओ भी इंडिया में खोला हुआ है, खुद से ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है जी, या एजेंट के थ्रू। ठीक है, हाँ जी बोलो लक्ष्य, बोलो जी बोलो। मैम 20% किस चीज के लिए चाहिए था, कौन सी कंपनी बनने के लिए? ये एसोसिएट कंपनी, एसोसिएट कंपनी, ठीक है, तो होल्डिंग सब्सिडरी, 50%? वो होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप। एसोसिएट कंपनी में होता है 20 to 50, मोर देन जहां पे 50 आ गया वो सब्सिडरी बन, ये था। ठीक है, हम्म, हाँ जी, फॉरेन कंपनी मतलब जिसका क्या है, जन्म बाहर हुआ है पर यहाँ पे भी धंधा चला रहा है, मतलब ऑफिस खोला हो, जिसको बोलते हैं प्लेस ऑफ बिजनेस, चाहे खुद से या किसी एजेंट के थ्रू, फिजिकली या डिजिटली। ठीक है, और सिर्फ ये नहीं कि ऑफिस खोला, धंधा भी चला रहे, कंडक्ट बिजनेस एक्टिविटी। फिर हमने क्या किया था डिटेल में, सेक्शन 8 कंपनी लोगों का भला करने के लिए जो बनी है। ठीक है, इसका आपको ना मैंने एक वो शॉर्ट फॉर्म भी लिखवाया था, क्या, ओपीडी। आपको ध्यान, इसका क्या है शॉर्टकट का फुल फॉर्म क्या था बताना, ओपीडी मतलब क्या था इसका, देख के ही बता दो चाहे, बोल जी।
बोलो बोलो, क्या है मतलब इसका? ओपीडी? ऑब्जेक्ट प्रॉफिट और डिविडेंड। बिल्कुल भाई, उसका ऑब्जेक्ट क्या है? लोगों का भला करने वाला ऑब्जेक्ट होना चाहिए। और जो प्रॉफिट है वो ऑब्जेक्ट में ही लगाए। और डिविडेंड तो बांट नहीं सकता वो। ये मेन चीजें थी हमारी, जो हमने सेक्शन 8 कंपनी में किया था। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या पावर है? वो लाइसेंस इशू कर सकता है। ठीक है, अगर कंपनी सेक्शन 8 कंपनी वाला काम करना चाह रही है, उसको अप्लाई करना पड़ेगा। सरकार क्या करेगी? लाइसेंस इशू करेगी। और उनकी लिमिटेड लाइबिलिटी होगी कंपनीज की। और वो अपने नाम के बाद ना लिमिटेड लगा सकती है ना प्राइवेट लिमिटेड लगा सकती है, एक ये शर्त होती है। और रजिस्ट्रार अपने रजिस्टर में अकॉर्डिंगली एंट्री डाल देगा। भाई अगर उन्होंने क्या किया है, लाइसेंस में जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो फुलफिल नहीं की सेक्शन 8 कंपनी ने, और ऑब्जेक्ट्स जो बोले थे वो कर नहीं रही, डिविडेंड बांट रही है, कुछ भी फ्रॉडुलेंट तरीके से कुछ कर रही है, तो उसको सुन के, ठीक है, रद्द करने का फैसला ले सकती है सरकार लाइसेंस को। ठीक है, लाइसेंस को रद्द किया जा सकता है, रिवोक किया जा सकता है। और सरकार क्या ऑर्डर पास कर सकती है? भाई अगर पब्लिक के हित में वो चीज थी नहीं, तो इसलिए लाइसेंस रिवोक किया था। अब अगर पब्लिक के हित में अगर और कोई ऑर्डर पास करना पड़ सकता है, वो कर सकती है। जैसे कि क्या करने का, कि उस कंपनी को बोल सकती है कि तू खुद से तो कर नहीं पा रहा काम, किसी और के साथ मिलवा देते हैं, तेरे को अमेलगमेट कर देते हैं। ये और क्या बोल सकती है? कि आप बिल्कुल बंदी हो जाओ, बंद करो अपना काम धंधा, क्लोजर का ऑर्डर दे सकते। ठीक है जी। या बोल सकती है कि अब आप अपने नाम के आगे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लगा लो, सेक्शन 8 कंपनी का दर्जा खत्म। ठीक है, फिर हमने पेनल्टीज की थी इधर। पेनल्टी क्या क्या थी इधर हमने जो की थी? ठीक है, इधर कंपनी के केस में 10 लाख से लेके 1 करोड़, और ऑफिसर डिफॉल्ट का 25,000 से 25 लाख तक। ठीक है, ये हमने पेनल्टीज भी कर ली थी। ठीक है, और यही चीजें इधर नीचे दे रखी है। ठीक है, ये था यहाँ पर जो एक पॉइंट ऊपर कंप्लीट नहीं दिया था। रेवोकेशन पे सेंट्रल गवर्नमेंट क्या ऑर्डर दे सकती है? कि अपना स्टेटस चेंज कर लो अब। मतलब नाम के आगे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लगा के अपना स्टेटस चेंज कर लो। अब सेक्शन 8 कंपनी का दर्जा तो दे नहीं सकते, या बंद करो अपना काम धंधा, या किसी और के साथ मिलके कर लो काम। अमेलगमेट विद अदर कंपनी विद सिमिलर ऑब्जेक्ट, जिसका सेम काम धंधा है ना, तो उसके साथ मिल जाओ। ठीक है, खुद तो कर नहीं पा रहे, किसी और के साथ मिल जाओ। तो ये किया था। और जाते जाते इधर क्या किया था हमने भाई, 21 दिन सबको मिलता है एजीएम से पहले बुलावा, इनविटेशन कार्ड देने के लिए। पर ये कंपनी को क्या बोला हुआ है कि 14 दिन का भी सफिशिएंट है, अगर 14 दिन पहले भी बोल दोगे सफिशिएंट। ठीक है जी। और क्या किया था इधर हमने? तो इधर कुछ ऐसे ना, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है, और ये 2 कमेटियां थी जो डायरेक्टर्स के केस में बनानी होती है, नॉमिनेशन डेमनिकेशन कमेटी, शेयर होल्डर रिलेशन, वो नहीं बनाने की जरूरत। ठीक है, और पार्टनरशिप फर्म भी मेंबर बन सकते, ये किया था। और डोरमेंट कंपनी एक हमने किया था। डोरमेंट कंपनी क्या थी? जिसने फ्यूचर में क्या करना है, कोई प्रोजेक्ट करना है या कोई एसेट उसेट होल्ड करके रखना है, और कोई साथ में क्या नहीं कर रही, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन कुछ नहीं कर रही। एसएटी मतलब सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन कोई भी नहीं कर रही। अभी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन कौन सी थी अदर देन दीज फोर? ये कॉमन वाली थी, फीस भरना, फॉर्म फूम भरना, एक्ट के प्रोविजंस कंप्लाई करना, शेयर्स अलॉट करना, सब कंपनीज करती तो हैं। कंपनीज को पैसा चाहिए तो शेयर्स अलॉट करती हैं। ठीक है, ये ऑफिस मेंटेनेंस के लिए, रिकॉर्ड्स के लिए पैसा पूसा देने, कॉमन खर्चे हैं। इनके अलावा कुछ और भर रहे हो, खर्चा कर रहे हो, तो दो आर सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग, इनको नहीं बोला जाता अदर देन दीज। ठीक है, अदर देन दीज फॉलो। ठीक है, और इनएक्टिव कंपनी किसको बोला जाता है भाई? जो पिछले 2 साल से ना कोई काम धंधा कर रही है, ना सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन कर रही है, ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और ना ही एनुअल रिटर्न भरी जा रही पिछले 2 साल। ये आया था समझ में आपको? बोलो जी बच्चों, बोलो। डोरमेंट कंपनी का। हाँ जी मैम। फिर निधि कंपनी क्या की थी? कि भाई जो अपने मेंबर्स के लिए बनाई जाती है, कि उनको बताती है कि भाई आपको केयरफुली, ध्यान पूर्वक अपने पैसे पूसे संभाल के रखने हैं, खर्च करने हैं, और कहाँ कहाँ लगाने हैं उसको, है ना, वो नॉलेज देती है उसको। तो सरकार चाहे तो ऑफिशियल गजेट में डिक्लेयर कर सकती कौन सी कंपनी, निधि कंपनी, ये म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी भी बोला जाता है। ठीक है, फिर हमने क्या किया था लास्ट में? पीएफआई, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। किस किस को बोला जाता है भाई? ये जो पब्लिक को क्या हेल्प करती है, फाइनेंशियली हेल्प करती है, वो वाले इंस्टीट्यूट, जैसे एलआईसी, आईडीएफसी, यूटीआई, या सरकार जो नोटिफाई करेगी। ठीक है, और कौन सा वाला? सरकार जो आरबीआई की सलाह के साथ मिलकर नोटिफाई करेगी, वो कौन सी वाली करेगी? ये हमने किया था, जो पहले भी किसी सेंट्रल स्टेट एक्ट में बनी है, और या
वो सरकारी कंपनी है ना, एटलीस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 51% होल्ड किया हुआ सरकार ने, सेंट्रल ने या स्टेट ने, या पार्टली बाय सेंट्रल या स्टेट। ये वाली कंपनीज को नोटिफाई कर सकती है सरकार कि आप पीएफआई बन सकते हो, या है बीच। हाँ जी बच्चों, समझ आया यहाँ तक? बोलो जी, समझ आया सबको? हाँ जी। ठीक है, चलो फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक किया था हमने कल। ठीक है, तो हार्डली 10 से 15 मिनट लगते हैं बच्चों। ठीक है, डेली ऐसे किया करो। ठीक है, आपको इसकी ना सॉफ्ट कॉपी भेज दूंगी, अगर आपको कुछ नोटिंग्स वगैरह करनी है, जो केस लॉज मैंने अलग से लिखे हैं ना, तो आपको वो समझने में इजी हो जाएगा, वो भेज दूंगी आपको इसकी सॉफ्ट कॉपी। ठीक है जी, अब देखो आगे हम कौन सा टॉपिक करने लगे हैं, मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन और इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। ठीक है, जहाँ ना समझ आए पूछ लेना, अगर कहीं स्पीड स्लो लगे बता देना, तेज कर लेंगे, तेज लगी तो बता देना स्लो कर लेंगे। ठीक है, समझ आना चाहिए बस सब। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि कंपनी बनानी कैसे है, किस तरीके से बनानी है, मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। सबसे पहले तो ना यहाँ पर एक टर्म दे रखी है, क्या, प्रमोटर्स। प्रमोटर्स आपको पता है कौन होते हैं? कौन होते हैं प्रमोटर्स, बता सकते हो क्या? हुआ प्रमोटर्स, बता सकते हो? मैम जो इनिशियली खर्चा करते हैं कंपनी को स्टैंड कराने के लिए या फिर उसको एक रनिंग फॉर्म में लाने के लिए। बिल्कुल, जो शुरुआत में बिजनेस आइडियाज लेके आते हैं, पैसा लगाते हैं, मतलब सारा वो काम करते हैं जो बिजनेस शुरू करने के लिए किया जाता है ना जी। तो और ये देखो यहाँ पे लिखा है, पर्सन हु फॉर्म द कंपनी, आइडिया लेके आते हैं, रजिस्ट्रेशन में हेल्प करता है। पर कहते हैं अगर कोई प्रोफेशनल है आपने हायर किया हो, कौन, सॉलिसिटर, मतलब कोई लॉयर, बैंकर, अकाउंटेंट, कहते हैं उनको नहीं बोला जाएगा, इनको नहीं बोला जाएगा, क्या, प्रमोटर। प्रोफेशनल्स आपने अगर हायर किए हो तो उनको नहीं बोला जाएगा प्रमोटर्स। ठीक है, अलग से कोई इंडिविजुअल है खुद से इनिशिएटिव लेके कर रहा है, ठीक है, तो वो होते हैं प्रमोटर्स। और देखो यहाँ पे क्या दियो, कहते हैं जिनका नाम कहाँ पे मेंशन किया होता है, प्रोस्पेक्टस में भी मेंशन किया जाता है। प्रोस्पेक्टस आपको पता है क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय प्रोस्पेक्टस? जैसे आपने स्कूल कंपनी का एक वगैरह में, ओवरव्यू जो कंपनी। अगर सिंपल भाषा में अगर मैं बोल रहा हूँ, स्कूल में बच्चों को एडमिशन दिलानी होती है, वो स्कूल वाले क्या देते हैं, पूरा एक फॉर्म सा देते हैं जिसमें स्कूल के बारे में सारा बताया होता है, वो प्रोस्पेक्टस ही तो बोलते हैं उसको, है ना। फिर वो देखते हैं क्या क्या है स्कूल में, है बच्चे के लिए ठीक है या नहीं, फिर वो फॉर्म भरते हैं, एडमिशन कराते हैं। तो ऐसी एक तरह से क्या होता है कि कंपनी क्या करती है, अगर फंड्स रेज करने हैं शेयर इशू करके, तो क्या भेजती है, प्रोस्पेक्टस इशू करती है लोगों को। उसमें कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, उसमें क्या होता है, कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है जी, तो प्रोस्पेक्टस में प्रमोटर्स का भी नाम लिखा होता है। एनुअल रिटर्न 92 नंबर सेक्शन में, ठीक है, जिसमें एनुअल एक स्टेटमेंट होती है कंपनी के बारे में सारी, उसमें भी नाम डाला होता है। या जो बंदा कंट्रोल कर रहा है अफेयर्स कंपनी की, या जो एडवाइस, जिसके इशारों पे बाकी लोग चल रहे हैं, मतलब विद हुज एडवाइस, डायरेक्शन, इंस्ट्रक्शन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर कस्टम। ठीक है, तो ये था कौन, प्रमोटर। समझ आ गया सबको? बोलो जी बोलो। हाँ जी मैम। अब सेक्शन 3 में क्या बोला हुआ, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। सेक्शन 7 में क्या, इनकॉर्पोरेशन। अच्छा, इसमें मतलब फर्क क्या है फॉर्मेशन में और ये इनकॉर्पोरेशन में, फर्क क्या है बता सकते हो? मैम फॉर्मेशन तो उसको एक वो स्ट्रक्चर डेवलप कर देना है, और इनकॉर्पोरेट वो होता है कि जब उसको हम एक्ट में रजिस्टर करा लेते हैं। हाँ, फॉर्मेशन मतलब ये देखो लिखा हुआ है, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, और सेक्शन 7 इनकॉर्पोरेशन क्या बोलता है, प्रोसीजर बताता है, प्रोसीजर बताता है। जैसे आपका ये क्या हो जा रहा है, ठीक है, जैसे आपने सीए फाउंडेशन में एंटर किया है ना, तो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या थी कि +2 के पेपर देने होने चाहिए आपने, बेशक अभी रिजल्ट वेटेड हो या कुछ हो, मतलब ये थी ना एक बेसिक रिक्वायरमेंट। फिर इनकॉर्पोरेशन का क्या मतलब होगा, प्रॉपर प्रोसीजर, फिर आपने आईसी की वेबसाइट पे जाके फॉर्म भरा, फीस भरी, बुक्स मंगवाई, पढ़ाई शुरू की, है ना, वो सब चीजें। तो यहाँ पे अब देखो, पब्लिक कंपनी बनाने के लिए आपको मिनिमम कितने मेंबर चाहिए होते हैं, 7। ठीक है, प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए मिनिमम कितने चाहिए होते हैं, 2। 1% कंपनी के लिए 1। हाँ जी, ये चीज समझ आई सबको?
ठीक है, ये अभी पीछे करके भी आया था टाइप्स ऑफ कंपनी में। 1% कंपनी के लिए एक मेंबर चाहिए, एक और बढ़ा दो, कम से कम 2 हो जाए तो प्राइवेट कंपनी, कम से कम 7 हो जाए, ज्यादा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, तो पब्लिक। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट, बेसिक एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है बोल। ठीक है, अब इनकॉर्पोरेशन में क्या दिया, प्रोसीजर दिया हो। अब प्रोसीजर क्या है, देखो प्रोसीजर मतलब क्या होता है, यही डिटेल में बच्चों हमने इंटर लेवल पे फाइनल लेवल पे चीजें करनी है। प्रोसीजर देखना सारा क्या है। ठीक है, अब प्रोसीजर में क्या होता है, एमसी की वेबसाइट पे जाके आपको क्या करना है, फॉर्म फॉर्म भरने हैं। ठीक है जी, फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन्फॉर्मेशन विद रजिस्ट्रार। ठीक है, एमसी की वेबसाइट पे हमारे को वो जो रजिस्ट्रार है, जो सरकारी ऑफिसर है, ठीक है, उसको सारे सबमिट करने हैं हमने फॉर्म भर भर के डिजिटली, ताकि वो अपने रजिस्टर में अकॉर्डिंगली एंट्रियां डाल दे और एमसी की वेबसाइट पे भी अकॉर्डिंगली अपडेट कर दे। ठीक है, अब क्या क्या करने हैं हमारे को, ठीक है जी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं आपको याद है, 2 मेन जन्म पत्री है, जब कंपनी जन्म लेती है तो मेन 2 डॉक्यूमेंट बनाने होते हैं कंपनी को। क्या नाम है, एमओए, ठीक है, और दूसरा एओए। ठीक है, एमओए एओए, मेमोरेंडम और आर्टिकल, ये 2 डॉक्यूमेंट मेन बना के और साइन करवाने किसके, सब्सक्राइबर्स। सब्सक्राइबर्स कौन होते हैं बता सकते हो? शेयर होल्डर्स होते हैं जिन्होंने शेयर लिए होते हैं। शुरुआत में अभी कंपनी तो रजिस्टर भी नहीं हुई, है ना, शुरुआत में कितने कौन थे वो लोग जिन्होंने पैसा लगाया, है ना, दोज आर कॉल्ड सब्सक्राइबर टू। ठीक है जी, जिन्होंने क्या किया, पैसा लगाया कंपनी में। ठीक है, तो उन सबके भी जन्म पत्री पे साइन होने चाहिए। ठीक है, इसको मैं जन्म पत्री बोलती हूँ, मेमोरेंडम आर्टिकल। फिर उसके बाद भाई एक डिक्लेरेशन आपको भर के साइन करके भेजनी पड़ेगी। ठीक है जी, किसके द्वारा, भाई जो भी बंदा लगा हुआ था वो कंपनी बनाने में, ठीक है, उससे डिक्लेरेशन लो। जैसे कि आपने किसी एडवोकेट, सीए या कॉस्ट किसी भी प्रोफेशनल को हायर किया। अब जहां पे मैंने आपको बताया था, जहां पे मैंने सीए मतलब आर्टिकलशिप ट्रेनिंग की थी, वहां पे सर ने सीएस अपॉइंट किया होता, उनके पास ना वो, क्योंकि मेन सीएस कंपनी रिलेटेड काम ही देखते होते हैं, तो मेरे सर के पास कंपनीज वाले क्लाइंट होते थे। ठीक है जी, तो हम क्या करते थे, बहुत सारे फॉर्म्स वगैरह भरते थे। ठीक है, तो आपने अगर सीए हायर किया हुआ है तो वो आपकी हेल्प करे कंपनी वगैरह बनाने में, तो उसके डिक्लेरेशन लो, साइन लो। ये सब एक्ट की प्रोविजन आपने सही ढंग से कंप्लाई की है। और साथ में और किसकी डिक्लेरेशन ले लो, एक तो जो बंदा फॉर्म कर रहा है उससे उससे डिक्लेरेशन ले लो, और दूसरा जो आर्टिकल्स में ना आपने कुछ लोगों के नाम मेंशन किए होंगे कि वो डायरेक्टर, मैनेजर या सेक्रेटरी है कंपनी, उनसे भी ले लो डिक्लेरेशन। वो भी इन्वॉल्व थे ना कंपनी में बनाने में, कि आपने एक्ट के प्रोविजन सब कंप्लाई की। आप एक डिक्लेरेशन ले लो कि आपने सब एज पर एक्ट, एज पर प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट सब कंप्लाई की। हाँ जी, आ रहा है समझ में, बोलो जी बोलो, चलें जी आगे, आ रहा है समझ में बच्चों? हाँ जी, लक्षित, तरुण, शशि, अभिनव, लक्ष्य। हाँ जी मैम। ठीक है, और किससे लेना है हमने डिक्लेरेशन, मतलब एक वो डॉक्यूमेंट लिखवा के, है ना, उस पे साइन करके प्रॉपर फॉर्मेट होगा। एक तो हमने जो बंदा फॉर्म करा था और जो आर्टिकल में मेंशन थे लोग, उनसे ले लो। और कहते हैं जो सब्सक्राइबर्स थे जिन्होंने पैसे लगाए थे शुरुआत में, उनसे भी साइन करवा लो। ठीक है जी, और जो लोगों का नाम लिखा होगी पहले वाले डायरेक्टर्स, ठीक है, जो आर्टिकल्स में मेंशन होंगे लोग, उनसे भी साइन करवा लो और देख लो कि वो डिक्लेयर कर रहे हैं कि नहीं, कि हम कॉन्विक्टेड नहीं है, हमने कोई जुल्म नहीं किया। किससे रिलेटेड, कंपनी जब बन रही थी, प्रमोट कर रहे थे, मैनेजमेंट से रिलेटेड, कि कंपनी ने कुछ ऐसा क्राइम नहीं किया, कोई कॉन्विक्टेड नहीं है किसी भी सजा के लिए, ऑफेंस के लिए। ठीक है, और कहते हैं कि कोई भी उसने ये फ्रॉड फ्रूड से रिलेटेड कोई गुनाह नहीं किया कंपनी ने पिछले 5 साल में, ड्यूरिंग लास्ट 5 years, पिछले 5 साल में कोई भी फ्रॉड से रिलेटेड कोई गड़बड़ नहीं किया, कोई जुल्म नहीं किया यहाँ। अगर पिछले 5 साल में आपने कुछ गड़बड़ की होती है ना, तो वो फिर गड़बड़ हो जाती है। ठीक है जी, तो एक ये डिक्लेरेशन देना है कि एक तो आपने कोई जुल्म नहीं किया जब आप कंपनी बना बनू रहे थे, और उसके बाद पिछले 5 सालों में भी आपने कुछ फ्रॉड फ्रूड से रिलेटेड कोई ऐसा गुनाह नहीं किया। ठीक है जी, और आपको ये सब चीजें रजिस्ट्रार को सबमिट करनी। उसके बाद भी एड्रेस बता दो आपका, अभी आप रजिस्टर नहीं हुए तब तक, अगर रजिस्ट्रार ने, सरकार ने आपको डॉक्यूमेंट भेजना हो तो कौन से एड्रेस पे भेजे, एड्रेस को कॉरेस्पॉन्डेंस वो भेज दो। फिर जो सब्सक्राइबर्स है जिन्होंने शुरुआत में पैसे लगाए थे, उनकी डिटेल्स बता दो, नाम, पता,
ठीक है, एड्रेस, नेशनैलिटी, उसके बाद भाई जो वहां पे डायरेक्टर्स हैं उनका डिन नंबर, जैसे हम सबका क्या होता है पैन नंबर होता है ना, परमानेंट अकाउंट नंबर, ऐसे अगर कंपनी का क्या होते हैं जो डायरेक्टर्स होते हैं उनको डिन नंबर के लिए अप्लाई करना होता है। ठीक है जी, डिन नंबर, डिन क्या होते हैं, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, उसके बाद भाई आपको क्या लेनी है, कंसेंट लेनी है जो आपके जो फर्स्ट डायरेक्टर्स हैं, शुरुआत में जो डायरेक्टर्स बनने हैं, कि उनका कहीं और किसी कंपनी में तो नहीं इंटरेस्ट, क्या वो सहमति दे रहे हैं कंपनी के डायरेक्टर्स बनने के लिए, तो एक वो ले लो आप। ये सब चीजें हमारे को आरओसी को सबमिट करनी, ये समझ आई चीजें जो सबमिट कर रहे हैं? हाँ जी बताओ जरा, बोलो जी हाँ बोलो। जी तो क्या है मेन, एक तो जन्म पत्रियां भेजनी है, डिक्लेरेशन भेजनी है लोगों से साइन करवा के, एड्रेस भेजो जहाँ पे सरकार आपको भेजे डॉक्यूमेंट, डिन नंबर, ठीक है, और इंटरेस्ट। ये थी मेन चीजें। ये सब सबमिट करने के बाद अगर सरकार को सब लगा कि सब सही है, आपको क्या इशू कर देंगे वो, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये लिखा हुआ इशू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अच्छा, जब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू होता है ना, ये सर्टिफिकेट में क्या लिखा होता है, आपको एक एलोकेट क्या होता है, एक आईडी नंबर, जिसको क्या बोल देते हैं, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, सिन नंबर बोल देते हैं। ठीक है जी, ये अवेलेबल भी होता है, किसी भी आप कंपनी का ओपन करोगे ना एमसी की वेबसाइट पे, अगर मैंने आपको दिखाया भी था कंपनीज एक्ट के दौरान, ठीक है, तो वहां पे कंपनी ओपन करते तो सिन नंबर आ जाता है, उस डिटेल से कंपनी की इंफॉर्मेशन निकाल सकते। तो एक तरह से आईडी नंबर होता है, सिन नंबर एलोकेट होता है। ठीक है जी, और कहते कि ये जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने आरओसी को सबमिट किए थे ना, आपको अपने मरते दम तक, मतलब जब तक कंपनी जिंदा है, जब तक कंपनी जिंदा है तब तक आपको अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में रखनी है वो सब कॉपीज। ठीक है, जो भी आपने रजिस्ट्रार को भेजे थे ना अभी कंपनी को जन्म दिलाने के लिए, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रजिस्टर्ड ऑफिस में रखने। ठीक है, देन अब आगे क्या लिखा है फिफ्थ पॉइंट में, कहते हैं अगर कंपनी बनाते टाइम पे आपने कोई झूठी इंफॉर्मेशन दी या कोई जरूरी इंफॉर्मेशन छुपा ली, ठीक है, तो आपने एक तरह से क्या किया है, फ्रॉड किया है। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगी सजा, फ्रॉड वाला सेक्शन कौन सा है, 447, जो आगे अब इंटर फाइनल लेवल पे हम करेंगे। 447 में क्या दिया हुआ है, अगर फ्रॉड करता है बंदा तो पेनल्टी लगती है अच्छी खासी। ठीक है, ये था अगर कंपनी बन रही है, अगर कंपनी बन रही थी उस दौरान आपने कुछ ऐसा हरकत कर दी तो फ्रॉड की पेनल्टी लगेगी। या कहते कंपनी बन गई, ये था एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये है पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। कंपनी बन गई बाद में पता चला, आपने कोई झूठी इंफॉर्मेशन दी है रजिस्ट्रार को या कोई जरूरी इंफॉर्मेशन छुपा ली, तब भी आपको फ्रॉड के जुल्म में सेक्शन 447 की पेनल्टी पड़ेगी। समझ आ रहा है बच्चों? बोलो जी बोलो। हाँ जी Yes, ma'am. ठीक है, फिर आगे क्या, ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल। अच्छा, ट्रिब्यूनल क्या था, कोर्ट को बोल देते हैं, कोर्ट को ट्रिब्यूनल भी बोल देते हैं। और कंपनीज एक्ट में ना कोर्ट के नाम है यहाँ पर, ट्रिब्यूनल भी बोलते हैं कॉमनली, नहीं तो दो, जैसे हमारे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट होते हैं ना इंडिया के, ऐसे कंपनीज एक्ट में कंपनीज के लिए क्या है, एक एनसीएलटी है, उसके ऊपर क्या है, एनसीएलएटी, मतलब नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट। ठीक है जी, तो यहाँ पे अगर कोर्ट चाहे या ट्रिब्यूनल चाहे वो ऑर्डर पास कर सकती है। ठीक है जी, अगर उसको लगा कि इंफॉर्मेशन ऊपर सही नहीं थी, ये देखो ये जो 2 पॉइंट्स थे, उसके बाद कोर्ट ऑर्डर दे सकती है। ठीक है, पब्लिक के हित में, कि अब कंपनी को कैसे मैनेज वगैरह करना है या क्या चेंजेस इनकॉर्पोरेट करनी है आपको, तो अकॉर्डिंगली क्या कर सकती है, ऑर्डर पास कर सकती है, या बोल सकती है मेंबर्स की लायबिलिटी क्या होगी, अनलिमिटेड। ठीक है, आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी, अब आपके मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी। या और क्या बोल सकती है, आपका नाम हम उड़ा रहे हैं, रजिस्टर से हटा रहे हैं। या बोल सकते हैं अपना काम धंधा बंद करो, आप बोरिया बिस्तर बंद दो अपना। ठीक है जी, और ये सब करने से पहले क्या दिया जाएगा, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, उसको सुनो, उसको बोलने का मौका दो। ठीक है, और जो भी ट्रांजेक्शन रही हो उसको मद्देनजर रखते हुए डिसीजन लिया जाएगा। ठीक है जी, और कहते कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए जो फॉर्म्स होते हैं ना, उनको क्या बोला जाता है। ठीक है, मैंने ये सारा प्रैक्टिकली काम अपनी आर्टिकलशिप ट्रेनिंग में ना कर रखा है, डिन नंबर, स्पाइस फॉर्म्स, ये देखो स्पाइस फॉर्म्स बोलते हैं इसको, स्पाइस। ठीक है, स्पाइस वो खाने वाली स्पाइसेस नहीं है, यहाँ पे एमसी की वेबसाइट पे फॉर्म्स को बोला जाता है, कौन से वाले फॉर्म्स को, जो कंपनी जब जन्म लेना है ना, अगर आपको तब फॉर्म्स भरने होते हैं, उन फॉर्म्स को क्या बोला जाता है, स्पाइस फॉर्म्स। इसकी फुल फॉर्म क्या है,
सिंप्लीफाइड प्रोफार्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली, देखो उसकी शॉर्ट फॉर्म है ये, सिंप्लीफाइड प्रोफार्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली। ठीक है, तो एमसी की वेबसाइट पे जाके हमें फॉर्म्स भरने होंगे, स्पाइस फॉर्म्स फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी। ठीक है जी। और उसके अलावा बहुत सारे फॉर्म्स होंगे, जैसे आपको कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है ना, आईएनसी 1 2 ऐसे फॉर्म्स होंगे। ठीक है, आपको कुछ ऑडिटर रिलेटेड करने हैं, ऐसे शॉर्ट फॉर्म करके ऑडिटर 1 2 3 ऐसे। आपने कोई एसेट गिरवी रखा, जिसको बोलते हैं चार्जेस, ये सारे इंटर लेवल पे मैं बच्चों को करवाती होती हूँ। तो ऐसे फॉर्म CHG 1 2 3 ऐसे करके। पर जो शुरुआत में क्या होता है, आपको फॉर्म भरने, तो उनका क्या नाम होता है, स्पाइस। हाँ जी बच्चों, आ रहा है समझ में? बोलो जी बोलो। हाँ जी मैम। कहते अब आपको क्या मिल गया, सर्टिफिकेट मिल गया, बर्थ सर्टिफिकेट मिल गया, या उसको क्या बोलते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया। ठीक है जी। और कहते जो सर्टिफिकेट पे डेट मेंशन की हुई है, ठीक है, वो मानेंगे हम डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जो आपके सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट पे, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे जो डेट लिखी हुई है, उसको डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन माना जाएगा। ठीक है जी। और उस दिन से ही माना जाएगा कि वो जो जन्म बत्तियां थी वो आपकी रजिस्टर होगी हैं। ठीक है जी। अब सबको आपकी, अब इसका असर क्या होगा आप बताओ, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब क्या हो गया, वो जो फीचर्स नहीं पढ़ रहे थे कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स, कि कानून की नजरों में वो एक लीगल पर्सनैलिटी है ना, इस डेट को, जो बर्थ सर्टिफिकेट पे डेट है उस डेट को, उसको कानून की नजरों में एक लीगल पर्सनैलिटी माना जा रहा है। ठीक है, सेपरेट लीगल एंटिटी माना जा रहा है। वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है अपने नाम पे, प्रॉपर्टी खरीद सकती है, बेच सकते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकती है, परपेचुअल सक्सेशन, ठीक है, वो सारी चीजें जो भी पीछे पड़ के हैं वो सारा अब उसके ऊपर वो अप्लाई होना शुरू हो जाए। ठीक है जी। और वो सारी जो भी अब क्या है, MO AO में चीजें हैं, वो बाइंडिंग भी होगा कंपनी के ऊपर, वो चीजें माननी भी होगी जो उसके ऊपर। ठीक है, ये देखो इफेक्ट क्या होगा, ऊपर था इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन का क्या असर था, वही वाला, इस डेट से, जो डेट है इनकॉर्पोरेशन से, क्या हो जाएगा, वही सारे फीचर्स सारे वो अप्लाई हो जाए। ठीक है, वो जो हमने पढ़े थे ना वो सारे अप्लाई हो जाए। और इसका जन्म पत्रियों का क्या असर होगा, भाई जब जिस दिन वो रजिस्टर होंगे, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, बाइंड हो जाएंगे कंपनी के ऊपर, कंपनी की जिम्मेदारी बन जाएगी अब जो उसमें लिखा है उस अनुसार काम करना। ठीक है जी, उस अनुसार काम करना। हाँ जी, समझ आ रहा है बच्चों, बोलो जी बोलो। हाँ जी मैम। ठीक है, फिर आगे क्या है, क्लासिफिकेशन। ऊपर क्या था, कंपनी जन्म कैसे लेगी ये किया हमने। उसके बाद आगे क्या करें, क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल। भाई कंपनी जब जन्म लेती है, लेने के बाद पैसे पुसे चाहिए ना, फंड्स रेज करने हैं, तो शेयर्स इशू करती है। शेयर्स क्या करती है, इशू करके फंड्स रेज करती है ना, जो लोग पैसे लगाते हैं शेयर्स के ऊपर, शेयर्स खरीद के। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे, शेयर्स का मतलब, कैपिटल का मतलब, कि कंपनी जो लिमिटेड बाय शेयर्स होती है उसका क्या मतलब होता है, जो शेयर्स इशू करके पैसे इकट्ठा कर रही है ना, वही बोला होता है ना यहाँ पर। और कहते हैं इसको आगे फर्दर डिवाइड क्यों होते हैं, ये 11th की बातें हैं, 11th 12th में जो हम करते नहीं थे, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, ऑथराइज, सब्सक्राइब्ड, इशूड, वो दिया हुआ यहाँ पर देखो, जो आपने 11th 12th में किया था। अब कहते हैं नॉमिनल या ऑथराइज या रजिस्टर्ड कैपिटल। क्या होती है नॉमिनल, ऑथराइज या रजिस्टर्ड कैपिटल, जो कि भैया आपके मेमोरेंडम में, ठीक है, वो जो आपकी पहली जन्म पत्री ना, मेमोरेंडम और एक आर्टिकल, मेमोरेंडम में लिखा होगा कि कितने पैसों से आपको, मैक्सिमम कितने पैसे आप शेयर्स के थ्रू रेज कर सकते हो, कितने फंड्स आप शेयर्स इशू करके रेज कर सकते हो, मेमोरेंडम में, जन्म पत्री में लिखा होता है, कैपिटल क्लॉज होती है, हेडिंग्स डली होती है। ठीक है, तो कहती है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल है जो कंपनी क्या कर सकती है, रेज कर सकते हो, उसको बोल दिया जाता है नॉमिनल, ऑथराइज या रजिस्टर्ड कैपिटल। उसके बाद इशूड कैपिटल क्या होता है, भाई वो हिस्सा ऑथराइज कैपिटल का, या वो जो मेमोरेंडम में लिखा है मैक्सिमम कैपिटल, उसमें से कितना हिस्सा आप लोगों को ऑफर कर रहे हो, है ना, कितना आप ऑफर कर रहे हो, ये देखो ऑफर कर रहे हो, ताकि वो उसमें पैसा लगाएं, या उसको बोलते हैं सब्सक्राइब करें। जैसे हम कुछ सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं ना Amazon प्राइम की, ये सब वो हमारे को ऑफर्स वगैरह निकाल के देते हैं, हम क्या करते हैं, सब्सक्राइब कर लेते हैं, पैसे लगा लेते हैं। तो इशूड क्यों होते हैं, ऑथराइज में से कितना पैसा आप ऑफर कर रहे हो लोगों को सब्सक्राइब करने। ठीक है, इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर सब्सक्रिप्शन। अब सब्सक्रिप्शन क्या होता है, सब्सक्रिप्शन वो हिस्सा कैपिटल का
ठीक है, जो एक्चुअल में लोगों ने क्या कर लिया, उसके ऊपर पैसा लगा दिया। मतलब जो कंपनी ने ऑफर किया, ठीक है, इशू किए, उसमें से कितने शेयर्स के अंदर लोगों ने एक्चुअल में पैसा लगा दिया, सब्सक्राइब कर दिया। ठीक है, डेट इज कॉल्ड सब्सक्राइब कैपिटल। ठीक है, और यहाँ पे कुछ पेनल्टी दे रखी हुई है कंपनी के केस में, इधर 10,000 की, ठीक है, एंड 5,000। ठीक है, ये किस चीज की पेनल्टी कहते हैं कि आपको सब डॉक्यूमेंट्स पे, लेटर हेड्स पे, बोर्ड्स पे, सब जगह पे क्या मेंशन करना है ढंग से। ठीक है जी, आपको सब जगह पे ऑथराइज, सब्सक्राइब और पेड अप कैपिटल रीडेबल फॉर्मेट में, कॉन्स्पिक्यूअस कैरेक्टर्स मतलब रीडेबल क्लियरली मेंशन करने हैं। अगर नहीं करोगे ठीक है ढंग से तो पेनल्टी पड़ेगी, ये लिखा है। और अच्छा देखो, सब्सक्राइब के बाद कॉल्ड अप, आपको याद है स्कूल में करते थे फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। ठीक है, याद है आपको ये चीज? हाँ जी क्या इंक्रीमेंट था हो जो गया। हाँ हाँ, वो हिस्सा कैपिटल का जो पेमेंट के लिए मंगवाया जा रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। वो हिस्सा कैपिटल का जो मंगवाया जा रहा है। पेड अप कैपिटल क्या हो गया? जितना पैसा मंगवाया था, ठीक है, जितना उसमें से लोगों ने पे कर दिया। अमाउंट पेड और क्रेडिटर्स एज पेड अप ऑन शेयर्स इशूड, इट इज कॉल्ड, या इसको क्या बोल सकते हैं, कॉल्ड अप कैपिटल लेस कॉल्स इन। तो सिंपल सी बात है, देखो मैंने लिखा होता 10 लाख शेयर्स हैं, 10 लाख रुपए आप क्या करना चाह रहे हो, ये मेमोरेंडम में लिखा हुआ मैक्सिमम इतने पैसे आप शेयर्स के थ्रू फंड्स वगैरह इशू कर सकते हो। इसमें से आपने 7 लाख ऑफर किए लोगों कि इतने हमने करने ऑफर, लोगों को इतने पैसे इकट्ठे करने। उसमें से लोगों ने कितने सब्सक्राइब किए? 5 लाख। ठीक है जी, 5 लाख। फिर 5 लाख में से है ना, अब देखो क्या था, अब वो याद है आपको एप्लीकेशन मनी? ठीक है, शेयर एप्लीकेशन मनी होती है, अलॉटमेंट मनी होती है ना, फिर वो फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल ऐसे होती है ना। तो सब्सक्राइब किया, अब उसके बाद आप कॉल्स कर करके मंगवाओगे ना, ठीक है, कि इतना पैसा पेंडिंग पड़ा है, पहली बार में इतने मंगवाने, सेकंड बार में इतने, कितने आपने कॉल किए? 3 लाख आपने कॉल किए, 5 लाख आए कितने? 2.5 लाख। ये है सिंपल सी चीज, समझ आया सबको? बोलो जी बोलो, ये तो 11th 12th की चीज है, समझे? चले आगे, हाँ जी। बोलो जी बोलो। फिर आगे शेयर्स, ऊपर कैपिटल के बारे में, शेयर कैपिटल के बारे में, अब शेयर्स कहते हैं नेचर क्या है शेयर्स की, कहते हैं एक तरह से शेयर्स क्या है, कहते हैं एक तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि शेयर होल्डर्स या मेंबर्स को कितना इंटरेस्ट है कंपनी में, ये वो रिप्रेजेंट करता है ना। तो ये एक चीज है यहाँ पर। और इसको आगे देखो फर्दर, किन दो हिस्सों में बांटा हुआ, काइंड ऑफ शेयर कैपिटल। ठीक है, मेन क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, और देखो यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल में मेनली क्या होता है, ठीक है, कुछ शेयर्स हम निकाल सकते हैं जिसमें यूनिफॉर्म वोटिंग राइट्स, मतलब एक तरह के वोटिंग के करने के हक हैं उसके ऊपर, एक तरह के अधिकार दिए। उसमें से कुछ हम क्या निकाल सकते हैं, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। ये डिटेल में इंटर में हम पढ़ा रहे होते हैं बच्चों को। ठीक है, मतलब इक्विटी शेयर्स में ना कुछ शेयर्स हो सकते हैं जिसके ऊपर इक्वल हक देते हैं सब, और कुछ ऐसे इक्विटी शेयर्स होते हैं जिसके ऊपर डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, डीवीआर। ठीक है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल का एक ये मेन चीज है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या होता है? भाई प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को क्या दिया होता है, ठीक है जी, कि भाई वाइंडिंग अप के टाइम पे जब कंपनी बंद होगी, वो लाइन में पहले खड़े होंगे, उनको पहले पैसा उनका उतारा जाएगा। ठीक है जी, मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल मतलब जो प्रेफरेंस नहीं है, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जिनको प्रेफरेंशियल राइट, हक, अधिकार दिया हो किस चीज में, एक तो डिविडेंड भी उनको इक्विटी से पहले मिलेगा, और जो कैपिटल, जो शेयर होल्डर ने कैपिटल उसमें लगा रखी है, वो रीपे, वो भी तो वापस मिलेगा ना, पैसा जो लगा रखा है प्लस डिविडेंड। तो वो दोनों चीजों में पहले लाइन में खड़े होंगे प्रेफरेंशियल, उनको पहले मिलेगा। हाँ जी, समझ आया जी? बोलो जी बोलो। हाँ जी। ठीक है, लक्षित, शशि, तरुण, अभिनव, समझे? चलिए आगे फिर, बोलो जी। हाँ जी मैम। चल, अब हम पहली जन्म पत्री के बारे में पढ़ने लगे, एमओए, मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स। ठीक है जी, बेसिकली इसमें होता क्या है, ठीक है, होता क्या है इसमें, ठीक है, वो पढ़ना है अब इसमें। कहते हो और इसका मेन पर्पस क्या है, क्यों इसको रजिस्टर करवा रहे हैं, क्यों बना के रजिस्टर करें? कहते क्योंकि इसके इसके अंदर होता क्या है, ऑब्जेक्ट दिए होते हैं। ऑब्जेक्ट मतलब क्यों बनाएगी ये कंपनी, किस पर्पस के लिए बनाएगी ये कंपनी। जैसे मैंने कोई कंपनी बनाई आप सबके सामने, है ना,
कि हम डिजाइनर कपड़े है ना बेचेंगे ये सब। तो उसमें मेमोरेंडम में वो जो जन्म पत्र है उसमें लिखा होगा ये कंपनी ने जन्म किस लिए लिया है, डिजाइनर कपड़े बेचने। तो ये ऑब्जेक्ट बताता है। ठीक है जी। और कहते हैं कि जो लोग भी हमारी कंपनी से डील करना चाहेंगे, क्योंकि आपको बताया था ना एमसी की वेबसाइट पे हम डिटेल्स जाके कंपनी की हम ना ये डॉक्यूमेंट्स एक्सेस कर सकते हैं। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ना पड़े होते हैं पब्लिक के लिए, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं कंपनी के रिलेटेड। एमसी की वेबसाइट पे जाके कुछ तो क्या होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, कुछ बहुत कम फीस में हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग कंपनीज के डॉक्यूमेंट्स हम एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उसमें से कौन से मेमोरेंडम, मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल किसी भी कंपनी का हम फीस दे के पढ़ सकते हैं। तो अगर मुझे किसी कंपनी के साथ डील करना है तो मैं क्या कर लूंगी, मेमोरेंडम पढ़ लूंगी और देख लूंगी कि क्या क्या है उसके अंदर लिखा। तो ऐसे कहते हैं शेयर होल्डर्स क्रेडिटर्स या जो लोग भी डील करना चाह रहे हैं वो क्या आ जाएंगे, टू नो दैट, टू नो व्हाट इट पावर्स एंड व्हाट एक्टिविटीज इट कैन गेज इन। कहते हैं जो लोग डील करना चाहेंगे ना कंपनी के साथ वो भी क्या करेंगे, उनको पता चल जाएगा मेमोरेंडम से कि कंपनी किस चीज में डील कर रही है, कि उनका कुछ फायदा हो गया या नहीं कंपनी के साथ डील डूल करके, क्या पावर्स वगैरह। तो ये मेन पर्पस है। ठीक है। तो इसको एक पब्लिक डॉक्यूमेंट बोला जाता है सेक्शन 399। ठीक है, पब्लिकली अवेलेबल है। और जो बंदा क्या कर रहा है, डील कर रहा है, उसको माना जा रहा है, प्रिज्यूम मतलब ऐसा मान के चल रहे हैं कि उसको नॉलेज है। ठीक है जी। अब जैसे शशि और मैंने, जसमीत नहीं है आज, ठीक है, जैसे शशि और मैंने मिलकर ना वो कंपनी खोली, ठीक है, किस चीज की, डिजाइनर कपड़े बेचने की। अभी जो बाकी हमारे लड़के हैं लक्षित, तरुण, अभिनव, ठीक है जी, अगर ये हमारे साथ डील करना चाह रहे हैं किसी भी तरह की, हम शशि और मैं ऐसा मानेंगे कि एमसी की वेबसाइट पे जाके मेमोरेंडम पढ़ पुढ़ के आए हैं, इनको नॉलेज है वो चीजों की। ठीक है जी। और यहाँ पर देखो शेयर होल्डर जिन्होंने पैसा भी लगाने हैं, ठीक है जी, वो भी सारा पढ़ पुढ़ के आएंगे और अपने रिस्क पे फिर लगाएंगे पैसा पूसा। ठीक है जी। तो काफी इंफॉर्मेशन मिलती है हमारे को मेमोरेंडम से। वही पढ़ना है कि इसके अंदर ऐसा और क्या क्या लिखा होता है, अब यही पढ़ेंगे। अब देखो इसका फॉर्मेट क्या है। आपको कल मैंने बेयर एक्ट दिखाया था, अगर आपको याद हो। कितने शेड्यूल होते हैं कंपनीज एक्ट में, बता सकते हो? 7। 7। उसका पहला शेड्यूल क्या था, मेमोरेंडम और आर्टिकल्स, जन्म पत्रियां। सबसे पहले जब कंपनी जन्म लेती है तो यही तो रजिस्टर होता है ना, जन्म पत्रियां। तो शेड्यूल 1 पहला शेड्यूल, मतलब शेड्यूल मतलब फॉर्मेट, क्या फॉर्मेट है वो जन्म पत्रियों का। ठीक है, वो शेड्यूल्स में बताया हो। अब जैसे आप अपना वो बैलेंस शीट का फॉर्मेट, पीएनएल का फॉर्मेट, है ना, शेड्यूल 3 करोगे आपको इन डिटेल। कहाँ पे, इंटर लेवल पे, क्या आपको बैलेंस शीट बनानी है कंपनीज की, क्या फॉर्मेट। ठीक है जी। तो ऐसी पहला जो फॉर्मेट है, पहला शेड्यूल में किसका फॉर्मेट गिवन है आपको, मेमोरेंडम और आर्टिकल्स का गिवन। ठीक है जी, ये सेक्शन 4 ने बता रखे। ठीक है। और इसको ना शेड्यूल 1 को, जो मेमोरेंडम के बारे में है, उसको 5 हिस्सों में आगे फर्दर डिवाइड किया हुआ है। ये देखो शेड्यूल 1 में जो मेमोरेंडम है ना उसको आगे 5 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। अभी कैसे डिवाइड किया हुआ है देखो। ठीक है, टाइप्स ऑफ कंपनी के ऊपर, टाइप्स ऑफ कंपनी कौन सी, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। ये देखो, फॉर्म ऑफ मेमोरेंडम फॉर एसोसिएशन ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, मतलब कितना पैसा मंगवा सकते हैं शेयर होल्डर से, जितना अनपेड। फिर आगे देखो, लिमिटेड बाय गारंटी एंड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। याद है एक हमने कहा था कि जो शेयर्स के थ्रू नहीं फंड रेज करना चाह रही, गारंटी गारंटी ले रही है बस। तीसरी देखो ऊपर, दोनों का मिश्रण, कॉम्बिनेशन, लिमिटेड बाय गारंटी एंड हैविंग शेयर कैपिटल। ये कौन सी कंपनी हुई, बता सकते हो मेरे को, ये कौन सी कंपनी, ये कौन सी कंपनी है, बोलो बोलो फटाफट। बोलो जी बच्चों बोलो। भाई जो शेयर्स के थ्रू भी फंड रेज कर रही है और साथ में कुछ लोगों से उसने गारंटी भी ले ली, यही तो लिखे है यहाँ पर। बच्चों बोला करो, समझ आ रहा है कि नहीं, बोलो। बोलो बोलो फटाफट।
हाँ जी, लक्षित, शशि, तरुण, अभिनव। ठीक है, कोई बात नहीं, टेक योर टाइम, मेरे को बताना, फिर आगे चले। पढ़ो पढ़ो जल्दी बच्चों, खत्म करना है आज। और बताओ कहाँ डाउट आ रहे। कहाँ गुम हो सभी? प्राइवेट कंपनी। हाँ, बोलो बोलो, कहाँ गुम हो गए सभी? हम्म, मैंने तो कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछा। हो सभी यहाँ पर, ये बताओ पहले, कि बस लॉग इन करके बैठे हुए हो? हाँ मैम। अच्छा, फिर हाँ ना बोलोगे तभी बढ़ूंगी ना आगे बच्चों में। तभी पता चलेगा ना मुझे, एक तो वीडियोस भी नहीं ऑन करते, पता कैसे चले फिर? ठीक है, कुछ हाँ ना बोलोगे, रिस्पॉन्स दोगे, तभी बढ़ पाऊंगी ना आगे। मेरा तो 10 मिनट का काम है खत्म करवाना ये। यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? और बाकी शशि, तरुण, अभिनव कहाँ गायब है ये बच्चे? हाँ जी मैम। हाँ जी मैम। अभिनव, यस मैम। ठीक है, ठीक है, अपना कर लो बच्चों, अगर यहाँ फिर आपके पेपर शुरू हो जाने हैं बीकॉम के। ठीक है, हाँ ना कुछ तो बोला करो। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन थोड़ा ना पूछा था, मैं तो पूछ रही थी आगे कब बढ़ू। बोला ही नहीं कोई, देखो। ऐसे ही निकल जानी थी पूरी रात भी, है ना, आपके इंतजार में हाँ ना ना बोलते आप। चलो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? शेड्यूल 1, जो फॉर्मेट है मेमोरेंडम का, उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। और 5 पार्ट्स में कैसे डिवाइड किया? ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ लाइबिलिटी। ये ऊपर पहले पढ़ चुके हैं हम, टाइप्स ऑफ कंपनी में, कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। ठीक है, इधर लिमिटेड बाय शेयर्स है, और इधर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, पर शेयर कैपिटल नहीं है। और इधर दोनों का मिश्रण, कंपनी गारंटी भी ले रही है लोगों से, और शेयर कैपिटल मतलब शेयर्स के थ्रू भी क्या कर रही है? फंड रेज कर रही है। ऊपर दोनों का मिश्रण हो गया ये। अब इधर क्या है? अनलिमिटेड कंपनी, और नीचे क्या बोलती है? अनलिमिटेड कंपनी साथ में हैविंग शेयर, ये बोलती। अगर आपको मैं दिखाऊं, ये देखो कल आपको मैंने दिखाया था ये, क्या दिखाया था आपको ये देखो शेड्यूल 1, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। इसको आगे देखो, ये पूरा फॉर्मेट दे रखे है। ठीक है, फिर ऐसे बी आ गया,
कंपनी लिमिटेड गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, आगे सी आ गया देखो, कंपनी लिमिटेड गारंटी एंड हैविंग शेयर कैपिटल। तो ऐसे करके ये सी डी, ठीक है, ई तक ये सारे फॉर्मेट्स इधर दे रखे हैं। उसके बाद कौन से शुरू हो जाएंगे बताना, कौन से फॉर्मेट शुरू होंगे उसके बाद, बता सकते हो किस चीज के फॉर्मेट शुरू होंगे? देखो 5 मेमोरेंडम के हैं, उसके बाद किसके शुरू हो जाएंगे? आर्टिकल। ई, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हाँ के। बिल्कुल। तो समझ के करोगे तो रट्टे नहीं चलाने पड़ेंगे। देखो ए से ई आ गया और उसके बाद आर्टिकल्स के आगे, ठीक है। और आर्टिकल्स में भी कैसे बाइफिकेट कर रखे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ लाइबिलिटी, ठीक है, ऐसे किया हो। आओ जरा वापस अपने टॉपिक पे, ठीक है। अब हम देखते हैं मेमोरेंडम में, ठीक है, ये समझ लगी ना, लिमिटेड बाय शेयर्स, फिर गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल, फिर अनलिमिटेड कंपनी। अगर आपको ध्यान हो 3 तरह की हमने कंपनीज की थी लाइबिलिटी के ऊपर, लिमिटेड बाय शेयर्स या लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, या गारंटी कंपनी हैविंग गारंटी या लिमिटेड, ये 3 के ऊपर है। उसको आगे बस हैविंग शेयर कैपिटल नॉट हैविंग शेयर कैपिटल पे डिवाइड किया। अब बाकी के कंटेंट्स ऑफ मेमोरेंडम, मेमोरेंडम में क्या क्या चीजें होंगी, ठीक है। अब ना जैसे हम कहते हैं ना टॉपिक्स, मेमोरेंडम के क्या क्या टॉपिक्स हैं, क्या क्या चीजें लिखी होंगी या कंटेंट्स, तो उसको आगे ना बाइफिकेट, टॉपिक्स को या सब टॉपिक्स को क्या दियो यहाँ पे नाम, क्लॉज, ठीक है। मतलब मेमोरेंडम के अंदर क्या क्या चीजें होंगी, वो टॉपिक्स या क्लॉज लिखा, क्लॉज के नाम से है। यहाँ पे पहला क्लॉज क्या है, नेम क्लॉज, मतलब इसमें कंपनी का नाम डाला होगा कि ये जो कंपनी जन्म ली है उसका नाम क्या है, ठीक है, नेम क्लॉज। उसके बाद आगे रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, मतलब कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है जहाँ पे वो कामकाज करे, मेन जो ऑफिस है उसका पूरा वहां पर एड्रेस दिया होगा, स्टेट मेंशन की होगी, जगह मेंशन की होगी। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्लॉज, अभी जो ऊपर किया था कि डिजाइनर ड्रेसेस बेचने का काम है, ऑब्जेक्ट बताया होगा। उसके बाद लाइबिलिटी क्लॉज, भाई ये कंपनी के मेंबर्स की लाइबिलिटी क्या है, वही वाली चीज घूम फिर के फिर से आ गई। टाइप्स ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, लिमिटेड बाय शेयर्स या लिमिटेड बाय गारंटी, है ना। कहाँ तक है इनकी लाइबिलिटी, सीमित मेंबर्स की, इसमें अनपेड, या इसमें जितना उन्होंने कंट्रीब्यूट करने के लिए गारंटी की है ऑन फाइंडिंग अप के टाइम, ठीक है, ये किया। फिर उसके बाद कैपिटल क्लॉज में क्या होगा, याद है मेमोरेंडम में क्या लिखा होता है, किसकी अमाउंट डाली होती है, कॉल्ड अप, पेड अप, सब्सक्राइब्ड, इशूड, ऑथराइज्ड, किसकी अमाउंट डाली होती है मेमोरेंडम में, ऑथराइज्ड शेयर का ऑथराइज्ड ऑथराइज्ड, कंपनी। बिल्कुल, जो मैक्सिमम कैपिटल होती है। उसके बाद एसोसिएशन क्लॉज होता है, ठीक है, एसोसिएशन क्लॉज होता है। उसमें क्या होता है, सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम, जिन्होंने पैसे लगाए थे शुरुआत में कंपनी के, उनकी डिटेल्स होती है, और वो कम से कम 1 शेयर जरूर लेंगे। और मैंने आपको दिखाया था मेमोरेंडम में क्या होता है, वो जो लास्ट पन्ना होता है ना, लास्ट पेज होता है मेमोरेंडम का जो, उसमें क्या लिखा होता है, ऐसे करके डिटेल होती है सब, ये सब्सक्राइबर्स का नाम क्या है, फिर उनका एड्रेस क्या है, फिर उनके साइन होंगे, और साथ में एक विटनेस भी होगा, उसके भी साइन होंगे, ठीक है। और साथ में उन्होंने कितने नंबर ऑफ शेयर्स अग्री किए हैं या लिए हैं, वो भी मेंशन होगा यहाँ, ठीक है। तो एसोसिएशन क्लॉज में होता है कि कौन से लोग, कितने, क्या नाम है और कितने शेयर्स लेने के लिए वो एसोसिएट हुए हैं कंपनी के साथ, है ना। तो एक ही हो गया। तो ये क्या है, कंटेंट्स ऑफ क्या है, मेमोरेंडम। समझ लगी आपको ये? हाँ जी बच्चों जी बोलो। हाँ जी, हाँ जी। यस नेम मैम। क्लॉज हो गया, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज हो गया, ऑब्जेक्ट क्लॉज हो गया, लाइबिलिटी हो गया, कैपिटल हो गया, ठीक है जी। और क्या हो गया हमारा नीचे इधर, एसोसिएशन क्लॉज हो गया, एसोसिएशन, ठीक है जी। अगर कुछ याद रखना हो ना, कई बार नई चीजें ये ध्यान होती, तो कुछ शॉर्ट फॉर्म सा निकाल लिया करो। क्या निकालोगे इसमें, जैसे आपका एनआरओ नंबर होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिला है ना, आईसीआईसी एनआरओ नंबर, ठीक है। तो मतलब जो कीवर्ड्स होते हैं ना, देखो मैंने कीवर्ड्स, ये ट्रिक बता रही हूँ आपको, शॉर्टकट्स कैसे बनाते हैं हम, या मैं 11th में बिजनेस स्टडीज में कैसे बनाते थी, या मैं अपने फाइनल में जैसे थ्योरी सब्जेक्ट्स में, या इसका होता था फाइनल, वहां पे कैसे बनाते थे, है ना। जैसे कीवर्ड्स हैं वो अंडरलाइन कर लो, उसका पहले पहला लेटर लिख लो, एनआरओ हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके बाद इससे कुछ बन रहा है, हाँ, लैक कैल क्या बन सकता है, इससे कुछ भी लगा लो, एनआरओ लैक लगा लो कुछ भी, ताकि याद रहे, या एनआरओ कुछ भी लगा लो ना, कैल,
एनआरओ कैल, जैसे वो कैल्शियम का शॉर्ट हो गया ना, जो जिससे भी आपको याद रहे चीज। ये देखो, एन से क्या हो जाएगा, नेम क्लॉज, आर से रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, ओ से ऑब्जेक्ट क्लॉज, फिर सी से क्या है, कैपिटल क्लॉज, ए से एसोसिएशन क्लॉज, एल से लाइबिलिटी। सिंपल। हाँ जी, समझ आया आपको? इसमें ना, ये हाँ जी देखो, मैम। मेरे को एकदम ध्यान आया यहाँ पर, वो पेंट वाली कंपनी नहीं है, नैरोलैक है, जो कौन सी कंपनी है वो, है ना? बस इसमें ई मिसिंग यस है ना? मैम। अगर इसको थोड़ा रीअरेंज सा करे ना, देखो मैंने ये एक्स्ट्रा लगाया है बस, बाकी ROLAC, नैरोलैक, है ना? नैरोलैक वो पेंट पूंट की थी ना मेरे को ये कंपनी, तो यहाँ पे बस वो ई मैंने एक्स्ट्रा लगाया। या वो NRO वाला, हाँ ये रख सकते, फिर ऐसे ही रख सकते हो NRO, नैरोलैक में ई मिस, है ना? बस ऐसे, तो ऐसे याद रख सकते हैं चीजें हम। आओ जरा आगे चलते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस पे। अच्छा, अल्ट्रा वायरस का क्या मतलब था, याद है जिन्होंने किया था पहले मेरे साथ? डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा बियॉन्ड वायरस, द पावर्स। बिल्कुल। अच्छा, ये जो ऊपर मेमोरेंडम हमने पढ़ा है ना, इसमें एक तरह से क्या बताई जा रही है? कंपनी का नाम, पता, एड्रेस, कहाँ तक लायबिलिटी सीमित है, कितनी कैपिटल वो रेज कर सकती है, कौन से लोग हैं एसोसिएट हो रखे, और ऑब्जेक्ट कि ये काम कर सकती है कंपनी। तो एक तरह से मेमोरेंडम में क्या लिखा हुआ है, कंपनी के क्या क्या हक, अधिकार, पावर्स क्या हैं। भाई जो मेमोरेंडम में लिखा है उसके बाहर नहीं जाएगी कंपनी, उसके लिमिट्स के, उसके दायरे से बाहर जाके नहीं काम कर सकती। अगर ऑब्जेक्ट प्लेस में लिखा है कि आप क्या कर रहे हो, डिजाइनर ड्रेसेस बेचने का काम कर रहे हो, फिर आप डिजाइनर ड्रेसेस बेचने वाला ही काम करोगे। आप ये नहीं कहोगे कि साथ में मैं इलेक्ट्रॉनिक की एजेंसी लेके, है ना, मतलब टीवी, फ्रिज, मोबाइल वो भी बेचना शुरू कर दूं। नहीं जी, ऐसा नहीं। ठीक है जी, तो आपके जो मेमोरेंडम में लिखा हुआ है, कहते या क्या लिखा हुआ है, आप अपने डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायर्स, अल्ट्रावायर्स का क्या मतलब होता है, बियॉन्ड देयर पावर्स, मतलब कंपनी अपने पावर्स के बियॉन्ड जाके नहीं कुछ काम कर सकती। और कंपनी को कहाँ पे मिले होते हैं पावर्स, किसने दी होती हैं? ठीक है जी, कहाँ पे दिए होते हैं पावर्स, एक्ट ने बताए होते हैं, या जो ऑब्जेक्ट्स मेंशन किए होते हैं मेमोरेंडम में। ठीक है, तो मतलब कंपनी को क्या करना होता है, विद इन पावर्स, विद इन अथॉरिटी रह के काम करना होता है, नॉट बियॉन्ड द पावर्स। तो वो वैलिड नहीं होंगे वो एक्ट। ठीक है, अगर मेरे पास डिजाइनर ड्रेस बेचने के लिए पावर थी, मेमोरेंडम में लिखा है, तो अगर मैं मोबाइल बेचूंगी तो वो एक्ट वैलिड नहीं होंगे, ये लिखा। फिर मुझे क्या करा जाएगा, रोका जाएगा वो काम करने से, ये लिखा हुआ है पर। हाँ जी, समझ आया आपको ये चीज? बोलो बच्चों। हाँ जी मैम। यस ठीक मैम। है, तो जो कंपनी के पास पावर है वो ही काम कर सकती है, उसके बियॉन्ड जाके नहीं करना। अल्ट्रा वायरस एक्ट का मतलब हो जाएगा वो काम जो बियॉन्ड द पावर जाके कर रहे हो। ठीक है जी, तो ये चीज है यहाँ पर। और क्या था, हाँ यहाँ पर देखो, मैंने आपको क्या बताया था। ठीक है, एक हमारा क्या था, एन एक्ट विच इज अल्ट्रावाइज द कंपनी बीइंग void cannot be ratified by the shareholders of the company। इधर मैंने एक आपको चीज बताई थी, रेटिफाइड का मतलब क्या होता है, बता सकते हो क्या आप? रेटिफाइड का क्या मतलब था, बता सकते हो क्या? बोलो जी, बोलो। रेटिफाइड, परमिशन वगैरह कोई। हाँ, मतलब जो चीज की पहले आपको परमिशन नहीं थी, इजाजत नहीं थी, आप बाद में अप्रूवल ले रहे हो। ठीक है जी, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ, कहते कि वॉइड का क्या था मतलब, हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में किया, नलीफाई इफेक्ट, नो लीगल इफेक्ट। ठीक है, कहते हैं अगर एक्ट कंपनी के बियॉन्ड है, अथॉरिटी के पावर के बियॉन्ड है, तो वो एक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। वो आप बाद में शेयर होल्डर्स की सहमति लेकर भी आप वो काम नहीं कर पाओ, क्योंकि वो कंपनी के दायरे से बाहर है। समझ आ रहा है आपको? बोलो जी, बोलो। हाँ जी मैम। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, समटाइम्स एक्ट विच अल्ट्रावाइज कैन बी रेगुलाइज्ड बाय रेटिफाइंग इट सब्सिक्वेंटली। कहते कि अगर कुछ काम ऐसे हैं कि कंपनी के दायरे में है पर डायरेक्टर्स के दायरे में नहीं, तो कहते वो वाले काम आप शेयर होल्डर्स को बुला के मीटिंग करके उनसे अप्रूवल लेके वो काम कर सकते हो। ठीक है, अगर वो अप्रूवल दे दे। ठीक है जी, समझ आ रहा है आपको? मतलब कंपनी बड़ी हुई है, डायरेक्टर बड़े हुए, बताना जरा, बोलो बोलो।
हाँ जी बोलो। रेटिफाइड मतलब किसी चीज की अप्रूवल पहले नहीं मिली थी, बाद में आप ले रहे हो, परमिशन ले रहे हो, अप्रूवल ले रहे हो, कंफर्मेशन ले रहे हो। भाई अगर कोई काम ऐसे कि कंपनी कर ही नहीं सकती, वो क्या डायरेक्टर कर सकते हैं फिर? बताओ जरा, बोलो बोलो। हाँ मैम। नहीं कहते वो वाले काम आप मेंबर से अप्रूवल लेके भी नहीं कर सकते फिर। पर कहते कुछ ऐसे काम है जो कंपनी को बोले आप कर सकते हो, पर डायरेक्टर्स को मना है वहां पे, मतलब उनके पास वो अथॉरिटी नहीं है। वो वाले काम आप शेयर होल्डर्स की रजामंदी से फिर आप कर सकते हो काम फिर, अगर डायरेक्टर्स को अप्रूवल मिल जाए। बताओ जरा, बोलो बोलो। बोलो जैसे कंपनी को बोला कि वो लोन वगैरह ले सकती है, पर वो डायरेक्टर्स के पास नहीं है पावर सैंक्शन वगैरह करने की, वो लेने की, डील करने की। पर अगर मेंबर्स अप्रूवल दे तो वो ले सकते। तो यहाँ पे बताओ, अगर कोई कंपनी के पास है पावर, डायरेक्टर के पास नहीं है, तो वो मेंबर्स की अप्रूवल लेके कर सकता है, रेटिफाई कर सकता है वो एक्ट। मतलब अप्रूवल मिल जाएगा फिर उसको, तो वो वैलिड होगा वो वाला एक्ट। बोलो जी, होना चाहिए या नहीं? बताओ जरा, बोलो बच्चे बोलो। मैम इसमें शायद वो मेजोरिटी के ऊपर डिपेंडेंट होता है। देखो ना, आपको सिंपल सा एग्जांपल बताती हूँ अपनी फैमिली का। जैसे सपोज आपके मम्मी पापा ने किसी चीज के लिए मना किया हो, ठीक है? मतलब आपके पेरेंट्स ने किसी चीज के लिए आपको मना किया हो, या एक और तरीके से आपको बताती हूँ फैमिली वाले ही लेकर ना, जैसे आपकी फैमिली में, तभी आपको ये चीज समझ लगे। जैसे फैमिली में पेरेंट्स है, ठीक है जी? अब पेरेंट्स को भी बोला, पेरेंट्स ना, पेरेंट्स को भी नहीं इजाजत उस घर में, ठीक है? क्योंकि ग्रैंड पेरेंट्स ने अपने नियम बनाए थे कि मतलब 9 बजे के बाद घर से नहीं निकलना। तो क्या बच्चे जो आप हो, आप निकल पाओगे घर से बाहर? नो मैम। अगर मैं कहूँ आप अपने ना ग्रैंड पेरेंट्स की, ग्रैंड पेरेंट्स की परमिशन ले लो, है? आप बताओ, ग्रैंड पेरेंट्स ने पेरेंट्स को भी मना किया हुआ है, ठीक है? तो आप बताओ बच्चों को मिल जाएगी क्या सहमति फिर? अगर सपोज सहमति नहीं मिल भी जाए, मिलती। चलो मिल भी जाए, अगर सहमति मिल गई, चलो मिल गई, बच्चे गए ग्रैंड पेरेंट्स के पास, मीटिंग हुई, ग्रैंड पेरेंट्स का चलो बच्चे ठीक है। आप बताओ क्या ये सही है? पेरेंट्स निकल नहीं सकते, बच्चों को कैसे निकाल दिया जाएगा? आप बताओ, ये चीज वैलिड है क्या? बोलो जी नो बोलो। मैम। नहीं मैम। तभी ये बोला हुआ वॉइड है। अगर काम पेरेंट्स नहीं कर सकते, बच्चे कैसे कर देंगे? यहाँ पे आ गया कंपनी और ये आ गया डायरेक्टर। बेशक आपको अप्रूवल मिल जाए, रेटिफाई हो जाए, इजाजत मिल जाए मेंबर से, ये और ये मेंबर्स हो, ठीक है? अब ऐसे काम है सपोज कि क्या है कि, हाँ अब उल्टा एग्जांपल ले लो चलो। अब पेरेंट्स ने क्या किया हुआ है, पेरेंट्स के पास इजाजत है कि वो ना क्या कर सकते हैं कि 9 बजे के बाद निकल सकते, बच्चों को मना किया हुआ है, बच्चों को मना किया हुआ है, ठीक है? अब आप बताओ, अगर उस केस में अब ग्रैंड पेरेंट्स इनको इजाजत देते हैं, तो क्या वो वैलिड रहेगा? क्या चीज वो ठीक है? वो कर सकते हैं, फिर बच्चे जा सकते हैं, ठीक है? बोलो जी बोलो। चलो यहाँ पे टाइम कम कर दो, चलो 7 से 9 का कर दो, कुछ भी कर लो, बताओ। सिंपल सी बात है। तो आपको लग रहा है कहीं ना कहीं पहले वाले केस से और अब वाले केस से? बताओ जरा, क्या लग रहा है ये वाले केस से, कि अगर उनको अप्रूवल मिल जाती है तो वो फिर कर सकते हैं? मतलब ये वाला कंपेयर करो, ये वाला एग्जाम्पल और ये वाला, फिर समझ आएगी आप, ठीक है? ये डिटेल में आपका ना, देखो इनकॉर्पोरेशन चैप्टर है आपका, इंटर में आओगे ना तब करेंगे, वहां पे डिटेल में बता रहे थे। इसलिए आपको थोड़ी कंफ्यूजन है। पर आपको ये वाले एग्जाम्पल में समझ आया, पहले वाले में? क्या आपको लग रहा है कि बिल्कुल ही ये तो वॉइड है? इसमें कुछ हद तक ठीक लग रहा है कि नहीं आपको? बताओ जरा, बोलो जी, बोलो बच्चे बोलो। क्योंकि मैम दूसरे वाले एग्जांपल में पेरेंट्स भी बाहर जा रहे हैं, अगर उनको फिर क्या बोलते हैं, ग्रैंडफादर की वो परमिशन मिल जाती है तो वो भी बाहर जा सकते हैं, क्योंकि फिर पेरेंट्स भी बाहर जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, यही तो बोला है, यही तो लिखा हुआ है यहाँ पर।
ठीक है, अब समझ आया आपको? ठीक है, बहुत ज्यादा हमने आपको एक ओवरव्यू मिल गया, ब्रीफ मतलब समझ आ गया इसका। इन डेप्थ हमने इसको इंटर लेवल पे जाना। ठीक है, ये चीज थी यहाँ पर, सबको आया समझ में इधर? लक्षित, तरुण, अभिनव, शशि, हाँ जी चले मैम। आगे। चलो अब आगे चल। अब एक ना ये बड़ा फेमस केस लॉ है हमारा, एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड। इस कंपनी के ना ऑब्जेक्ट्स क्या थे, कि मतलब उनको क्या करना था, बेचना था बना के या उधार पे देना था, या क्या, रेलवे कैरेजेस एंड वैगन, मतलब जो भी रेलवे रिलेटेड चीजें वगैरह थी वो करनी, या वो और क्या काम कर सकते, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाला काम या जनरल कॉन्ट्रैक्टर वाला, या वो माइन मोइन जो भी माइनिंग से रिलेटेड था वो काम कर सकते थे, या खरीदना बेचना क्या, एज मर्चेंट एजेंट कोल टिम्बर मेटल। तो ये जो कंपनी थी ना, इसके डायरेक्टर ने ना एक रिची नाम के बंदे के साथ क्या कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, किस चीज का, फाइनेंसिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइन बेल्जियम। कंपनी के डायरेक्टर्स ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया किसी रिची बाहर बंदे के साथ, किस चीज के लिए, कौन से काम के लिए, कि वो क्या करेगी, फाइनेंस कर देगी, क्या, पटरियां कोई और बिछाएगा, रेलवे लाइन कोई और बिछाएगा, पर वो फाइनेंस प्रोवाइड कर देगी। हाँ जी, क्या इसके ऑब्जेक्ट में लिखा हुआ था कहीं कि फाइनेंस वाला काम भी कर सकती है कंपनी, फाइनेंसिंग प्रोवाइड करनी? बताओ जरा। बोलो जी बोलो, आगे सुनो अगर नहीं पता चला। और कहते कि डायरेक्टर ने तो कर लिया, कंपनी के डायरेक्टर ने देखो करा कॉन्ट्रैक्ट है, और आगे कंपनी ने क्या कर दिया, रेटिफाई कर दिया, मतलब वो मेंबर्स ने क्या दे दी, अप्रूवल दे दी कि ठीक है डायरेक्टर्स ने जो किया है सही है, बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। अच्छा, आपको याद है स्पेशल रेजोल्यूशन और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में फर्क? है ना, रेजोल्यूशन में तो डिसीजन लिया जाता है, मेंबर्स की मीटिंग बुला के वोटें डलती है। ठीक है, एक होता है ऑर्डिनरी स्पेशल रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन में तो 75% या उससे ज्यादा हाँ होना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, ग्रेटर देन इक्वल टू 75, वो स्पेशल रेजोल्यूशन होते हैं, वो स्पेशल डिसीजन जो कि अगर 75% वोटिंग डलेगी तभी पास है। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में तो मेजोरिटी, मोर देन 50 डल जाएंगे तो वो पास हो जाएगा, है ना, ये किया था। तो और देखो यहाँ पे क्या था, कहते कंपनी however reputed the contract as being ultra virus। कहते मेंबर्स ने बेशक वो डायरेक्टर्स के एक्ट को अप्रूवल दे दिया, पर कंपनी ने बाद में क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया कॉन्ट्रैक्ट, किस बुनियाद पे, अल्ट्रा वायरस कह के। अल्ट्रा वायरस मतलब कहते हैं कि हमारे यहाँ पे मेमोरेंडम में लिखा ही नहीं हुआ क्या फाइनेंसिंग वाली सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हो। और रिची को चढ़ा गुस्सा कि भाई आपके डायरेक्टर ने तो कॉन्ट्रैक्ट किया था। ठीक है जी, और हिज इंटेंशन वाज कॉन्ट्रैक्ट वाज वेल विद इन द मीनिंग ऑफ वर्ड जनरल कॉन्ट्रैक्टर। रिची कहता भाई तुम्हारे उसमें लिखा तो हुआ है जनरल कॉन्ट्रैक्टर, और जो कॉन्ट्रैक्टर लोग हैं वो फाइनेंशियल सर्विसेज भी तो प्रोवाइड करते हैं। कॉन्ट्रैक्टर लोग क्या करते हैं, खुद नहीं करते काम तो करवा देते हैं, पैसे पूसे दे देते हैं। तो रिची कहता भैया आपके उसमें लिखा हुआ है, पर और मोर ओवर कहते कि आपके वहां पे शेयर होल्डर्स ने स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके भी वो पास किया हो। पर कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया कि ये कॉन्ट्रैक्ट क्या वॉइड है। क्यों, कहते कि हम इसमें जो जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स वाज एसोसिएटेड विद मैकेनिकल इंजीनियर। कोर्ट ने क्या फैसला दिया, ये जो जनरल कॉन्ट्रैक्टर वाला काम है ना, कहते इससे पहले जो वर्ड लिखा हुआ है ना मैकेनिकल इंजीनियर, हम इससे रिलेट करेंगे, मतलब इंजीनियरिंग से रिलेटेड अगर कुछ है कॉन्ट्रैक्ट तो वो कवर कर रहे हैं आप। पर यहाँ पे तो पटरी बिछाने वाला काम था, वो नहीं हो रहा, कोर्ट कहती है इसमें कवर। ठीक है, दैट इज हैड टू बी रेड इन कनेक्शन विद कंपनीज मेन बिजनेस। If term general contractor was not so interpreted, it would authorize making of contracts of any kind, description, marine, life insurance। तो फिर कोर्ट ने फैसला दिया ये तो यहाँ कवर नहीं हो रहा, ये फाइनेंसिंग वाला काम, पटरियां बिछाने के लिए पैसे देना, ये कवर नहीं हो रहा। तो जो डायरेक्टर्स ने किया है वो जो एक्ट, बेशक मेंबर्स ने अप्रूवल दे दिया, ठीक है, रेक्टिफाई कर दिया, अप्रूवल दे दिया, तब भी ये एक्ट क्या कहलाया जाएगा, वॉइड कहलाया जाएगा, क्योंकि ये क्या है, अल्ट्रा वायरस। ये समझ आया आपको ये वाला एक्ट? हाँ जी मैम। ठीक है, तो ये लिखा है। तो अगर आप अल्ट्रावाइज करते हो ना, बियॉन्ड द पावर जाके काम करते हो, वो एक्ट वॉइड माना जाता है, कैंसिल कर दिया जाता है। ठीक है जी, और अब यहाँ पे एक टर्म दिया हुआ है इंट्रावायरस। इंट्रावायरस और अल्ट्रावायरस में क्या फर्क है, इंट्रावायरस का क्या मतलब होगा? बियॉन्ड पावर जाके और इंट्रावायर्स पावर के अंदर रह के होगा। हाँ, विद इन पावर्स, ये विद इन पावर्स होगा, ये बियॉन्ड द पावर्स होगा, सिंपल।
ठीक है, ये यहाँ पे लिखा था, अल्ट्रा वाइज मतलब बियॉन्ड द पावर्स, इंट्रा वाइज मतलब विद इन द पावर्स हो गया। ये लिखा है मैंने यहाँ पर। और यहाँ पर देखो, जो काम कंपनी नहीं कर सकती वो फिर आगे किसी को नहीं दिया जाएगा करने के लिए काम। ठीक है, और अगर काम कंपनी के पास पावर है करने की, ठीक है, तो डायरेक्टर्स भी कर सकते हैं शेयर होल्डर की सहमति लेकर। ये किया था। ठीक है, और कहते हैं आर्टिकल्स वगैरह में भी क्या किया जा सकता है, ऑल्टर किया जा सकता है अगर कोई चेंजेस वगैरह करना। ठीक है, और कोई चीज अभी जो पीछे पड़ के है ना, वो सारा यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर ऑब्जेक्ट क्लॉज में वो चीज नहीं लिखी हुई तो अल्ट्रा वायरस द कंपनी बोलेंगे। आप देखो, अगर वो ऑब्जेक्ट में मेमोरेंडम में नहीं कोई चीज लिखी, उस एक्ट को क्या बोलेंगे, अल्ट्रा वायरस द कंपनी, मतलब कंपनी के पावर्स के बियॉन्ड है। अच्छा, अगर मैं कहूँ अल्ट्रा वायरस द डायरेक्टर, उसका क्या मतलब होगा? ये देखो यहाँ पे लिखे, एन एक्ट विच इज अल्ट्रा वायरस द डायरेक्टर बट इंट्रा वायरस द कंपनी। ये मैं इसलिए इसमें टाइम लेकर रही हूँ क्योंकि जब आप खुद पढ़ोगे ना यहाँ पे अटक जाओगे फिर, इसलिए मैं ये समझा रही हूँ यहाँ पर। ये पहला पॉइंट समझ आया? कहते हैं अगर ऑब्जेक्ट क्लॉज में नहीं लिखा मेमोरेंडम के, तो उस एक्ट को क्या बोल दिया जाएगा, अल्ट्रा वायरस द कंपनी, मतलब कंपनी के पावर्स के बियॉन्ड, और वो वॉइड माना जाएगा, नलीफाई माना जाएगा। कहते और जो कंपनी के पावर्स के बियॉन्ड है उसको आप रेक्टिफाई भी नहीं करवा सकते, इवन बाय द यूनानिमस कंसेंट ऑफ द शेयर होल्डर्स। अगर मेंबर्स ने आपको सहमति दे भी दी करने के लिए, तब भी नहीं आप कर पाओगे। ये समझ आया आपको? ये अभी पीछे करके आए हैं हम वो फैमिली वाला एग्जाम्पल लेकर। हाँ जी बोलो। हाँ जी मैम। इस लाइन का मतलब बता दो, एन एक्ट विच इज अल्ट्रा वाइज द डायरेक्टर बट इंट्रा मैम वाइज के द कोई कंपनी। ऐसा एक्ट जो डायरेक्टर्स की पावर के बाहर है लेकिन कंपनी की पावर्स के अंदर है। बिल्कुल, तो फिर क्या किया जा सकता है उस केस में? जनरल मीटिंग करा के बाद में उसको क्या अप्लाई करा जा सकता है, जो भी उन्होंने करा होगा। जनरल मीटिंग मतलब मीटिंग में मेंबर शेयर होल्डर्स को बुलाया जाएगा, वोटें पड़ेंगी, अगर उन्होंने अप्रूवल दे दिया तो आप कर सकते हो वो काम। पर अगर कोई काम कंपनी के दायरे से बाहर है, वो आप मीटिंग बुला के वोटें भी डलवा लो, अप्रूवल भी ले लो, पर कर नहीं पाएगी वो कंपनी अप्रूवल लेकर। ठीक है, तो ये है मतलब यहाँ पर। ठीक है, और लास्ट में क्या लिखे है, एनेक्ट अल्ट्रा वाइज द आर्टिकल्स। अभी आगे आर्टिकल्स पढ़ना है, ये देखो आर्टिकल्स वाला टॉपिक पढ़ना है अभी हमें। ठीक है जी, अब यहाँ पे क्या लिखे है, अगर कोई क्या है, आर्टिकल्स में क्या लिखा होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं। कहते हैं कोई ऐसी चीजें हैं जो आर्टिकल्स के दायरे के बाहर है, तो वो क्या किया जा सकता है, आर्टिकल्स को रेक्टिफाई करके क्या किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, ऑल्टर किया जा सकता है आर्टिकल्स को। कैसे? एसआर पास करके, स्पेशल रेजोल्यूशन। ठीक है जी, समझ आया? और देखो अब इन्होंने लास्ट पैराग्राफ में क्या बोल दिया, कहते सब कुछ समझ लो, फिर लास्ट में आपको क्या दिखाते हैं, वो कहते नहीं ठेंगा दिखाते। अब इन्होंने लास्ट में क्या बोला, कहते ऊपर ये जो आया है ना डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, ये इसलिए आया था कि आप ना प्रोटेक्ट कर पाओ किसको, शेयर होल्डर्स को, क्रेडिटर्स को, जो बाहर वाले लोग हैं, है ना, वो सबको, शेयर होल्डर्स मेंबर सबको आप ना क्या कर पाओ, उनको प्रोटेक्ट कर पाओ। ठीक है, ताकि ना आप कंपनी ने जो लिखे उसी हिसाब से करे, जैसे डिजाइनर कपड़े बेचने का काम है वही करे डील, लोगों को धोखा न दे कुछ और काम करके। ये लोगों को बचाने का काम कर रही है डॉक्टर ऑफ अल्ट्रावेस। पर अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कहते लास्ट लाइन पढ़ो, देखो क्या दे दिया इन्होंने, ठिंगा दे दिया। क्या लिखा है, कहते पर्पस ऑफ डॉक्टर ऑफ अल्ट्रावेस हैज बीन डिफीटेड एज नाउ ऑब्जेक्ट क्लॉज कैन बी इजिली ऑल्टर्ड बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। क्या मतलब है इसका? बोलो जी बोलो। बोलो बच्चों बोलो, क्या लिखे हैं? कहते हैं अभी, अच्छा ये देखो डॉक्टर ऑफ अल्ट्रा वायरस क्या था, अल्ट्रा वायरस मतलब जो मेमोरेंडम में ऑब्जेक्ट क्लॉज है उसके दायरे के बाहर जाके हम काम कर रहे हैं ना, जैसे डिजाइनर कपड़े बेचने का काम है, हम कुछ और काम करने लगे। अब कहते भाई अब आपके पास क्या अलाउ कर दिया है कानून ने, आप ऑब्जेक्ट क्लॉज ही चेंज कर सकते हो। क्या? कैसे? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके, मतलब शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुला के वोटें डलवा के, और अगर आपको 75% या उससे ज्यादा की वोटें पड़गी, आप मेमोरेंडम में जो ऑब्जेक्ट क्लॉज है वो उसमें ऑल्टरेशन कर सकते हो, मतलब डिजाइनर ड्रेसेस के साथ आप उसमें मोबाइल बेचने वाला काम भी डाल सकते हो, फिर आप वो इजीली कर सकते हो काम।
समझ आया आपको ये चीज? बोलो जी बोलो। हाँ जी मैम। ठीक है जी, तो ये था मेमोरेंडम। उसके बाद छुटपुट सा टॉपिक पड़ा है हमारा, आर्टिकल्स एसोसिएशन क्या है, बता सकते हैं कोई? आर्टिकल्स एसोसिएशन क्या है? रूल्स एंड रेगुलेशन कंपनी की। बिल्कुल बिल्कुल, रूल्स एंड रेगुलेशन कंपनी के कैसे मैनेज किए जाएंगे, इंटरनल अफेयर्स, ठीक है, या इंटरनल मैनेजमेंट कैसे होगी। ठीक है जी, तो इसमें बताया रखा होता है राइट्स एंड ऑब्लिगेशन बिटवीन मेंबर्स एंड कंपनी। ठीक है, और इसको क्या बोला जाता है? सब्सिडरी टू मेमोरेंडम। तभी मैं मेमोरेंडम को पहली जन्म पत्री बोलती हूँ, इसको दूसरी जन्म पत्री। सब्सिडरी टू मेमोरेंडम मतलब मेमोरेंडम के नीचे आता है, अंडर आता है। ठीक है, और इसमें ना रिलेशन बताया होता है, किसके बीच में? मेंबर्स और कंपनी के बीच में। ठीक है, राइट्स एंड ड्यूटीज बताई होती हैं बिटवीन मेंबर्स एंड कंपनी के बीच में। ठीक है जी, और एक तरह से इसको बाय लॉज माना जाता है। ठीक है, बाय लॉज मतलब जिसमें ना सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, नियम कायदे कानून लिखे होते हैं, जिसको पढ़ के जिसके अनुसार डायरेक्टर्स और ऑफिसर्स वगैरह अपना सब कामकाज करेंगे, परफॉर्म देयर फंक्शन। समझ आया आपको? ये क्या है आर्टिकल्स? इससे क्या होती है? इंटरनल मैनेजमेंट, मैनेज किया जाता है आपका क्या? कंपनी। ये ऐसे कायदे कानून रूल्स एंड रेगुलेशन डाले होते हैं जिसके अनुसार इंटरनली या मैनेज कैसे करोगे, कंपनी को इंटरनली कैसे मैनेज करोगे उसमें बताया। ठीक है, और बताया होता है डायरेक्टर्स वगैरह कामकाज कैसे करेंगे, और मेंबर्स और कंपनी के बीच में क्या राइट्स एंड ड्यूटीज हैं वो बताया होता है। ठीक है जी, और जरा देखो, ऊपर सेक्शन 4 था मेमोरेंडम का। सेक्शन 5 क्या है? आर्टिकल्स का। अब आर्टिकल्स के क्या कंटेंट्स हैं? अभी ऊपर पढ़े थे ना, नैरोलैक। नैरोलैक क्या था? मेमोरेंडम के कंटेंट्स। ठीक है, अब आर्टिकल्स में क्या लिखा होता है वो देखो। आर्टिकल्स में क्या लिखा होता है देखो। आर्टिकल्स में क्या लिखे होते हैं? रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे होते हैं कि कंपनी को कैसे मैनेज करने। ठीक है, इंक्लूजन ऑफ मैटर्स कहते हैं, और वो सारी चीजें डाली होती हैं जो मैनेज करने के लिए जरूरी है, मैनेज कंपनी को मैनेज करने के लिए, चलाने के लिए जरूरी। कंटेन प्रोविजंस फॉर इंट्रेंचमेंट। ठीक है, इंट्रेंचमेंट का मतलब टू प्रोटेक्ट समथिंग। कहते कि अगर आपको, जैसे अगर कुछ आपने आर्टिकल्स में कोई चीज डाली हुई है, रूल्स एंड रेगुलेशन डाली हुई, कहते आप उसको ना इतनी आसानी से ना बदल पाओ, बदलना बदल ना पाओ आप उसको इतनी आसानी से, कि अगर आपको बदलना पड़ेगा ना तो आपको प्रॉपर मैनेज मतलब मेंबर्स की परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, मतलब आर्टिकल्स, जो आर्टिकल्स में आपने कायदे रूल्स एंड रेगुलेशन डाल रखे हैं, ठीक है, आपने वो क्यों डाले हुए हैं? ठीक है, ताकि उस अनुसार कंपनी चल पाए। अगर आप कुछ उसमें बदलाव करना चाह रही हो ना, ठीक है जी, तो आपको भाई मेंबर्स की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। तो इसको बोला जाता है कंटेन प्रोविजंस फॉर एंट्रेंचमेंट, मतलब टू प्रोटेक्ट समथिंग। ठीक है, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन अगर आपको बदलने हैं ना, ठीक है, तो आपको तकड़ी वोटिंग चाहिए होगी। ठीक है, ऐसे ही नहीं आप बदल पाओगे। तो ये इंट्रेंचमेंट मतलब इतना आसान नहीं होगा रूल्स एंड रेगुलेशन को बदल। ठीक है जी, अब आगे क्या बताए? मैनर ऑफ इंक्लूजन ऑफ इंट्रेंचमेंट प्रोविजन। अब कैसे बदल पाओगे आप, वो बताया हुआ है इधर। ये देखो, इधर मैंने शॉर्ट में इधर लिखा हुआ है, आर्टिकल्स को अगर आपको बदलना है तो कैसे बदलोगे? प्राइवेट कंपनी के केस में आपको सभी मेंबर्स की सहमति चाहिए होगी, 100% मेंबर्स की सहमति चाहिए होगी। पब्लिक कंपनी केस में आप 75% मेंबर्स की अगर आपको वोटिंग मिल गई, सहमति मिल गई, तो आप आर्टिकल्स बदल पाओ। ये देखो, ये लिखा है। कुछ भी अमेंडमेंट या चेंजेस करने आर्टिकल्स में सभी मेंबर्स अग्री होने चाहिए इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी एंड बाय स्पेशल रेजोल्यूशन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। समझ आया ये वाला? बोलो जी बोलो। हाँ जी मैम। और आप ये जो भी चीजें कर रहे हो आपको रजिस्ट्रार को भी बतानी है, ट्रेंचमेंट वाली। ठीक है, और इसके कौन से फॉर्म होंगे देखो, A to E कौन सा था? मेमोरेंडम का। ये देखो, ये भी लिखा हुआ मैंने इधर। A to E क्या? मेमोरेंडम का है, और आगे 5 वाले, ठीक है, ABCDEF, ठीक है, ABCDE, फिर FGHIJ, 5 कौन से हो गए फॉर्म्स? किसके जो फॉर्मेट्स है ना, जो शेड्यूल 1 के थे, वो किसके हो गए? शेड्यूल 1 वाले 5 अगले आर्टिकल्स के हो गए फॉर्म्स। ठीक है, और इन्हीं को ही आगे मॉडल आर्टिकल्स बोले। कहते कंपनी के ऊपर जो भी अब एप्लीकेबल है, अप्लाई हो रहा है, आप वो वाला अप्लाई करोगे।
अच्छा, ये भी कैसे बाइफिकेट कर रखे होंगे, मेरे को बता सकते हो? FGHIJ कैसे डिवाइड किए होंगे अभी? इनको कैसे डिवाइड किया होगा, ये टेबल्स को, फॉर्म्स को, कि F कौन है, G कौन है, कैसे बाइफिकेट किया होगा, बताओ जरा। बोलो इसके बोलो। अंदर रूल्स और इंट्रेंचमेंट वगैरह बताए होंगे। वो तो ठीक है, वो बताए होंगे। ये टेबल FGHIJ, ये कैसे बाइफिकेट किया होगा, किस बेस पे बाइफिकेट किया होगा? मैम के इसके अंदर मतलब जैसे A to E तो जो होते हैं वो मेमोरेंडम के हैं, और F to J जो है वो आर्टिकल के हैं। वो तो ठीक है, पर F में कौन सी कंपनी का है, G में, मतलब वो किस बेस पे डिवाइड किया हुआ, ये पूछ रही हूँ। जैसे अभी मेमोरेंडम में नहीं किया था, A to E, वो कैसे बाइफिकेट किया हुआ था, कैसे कोई डिवाइड किया हुआ था? लाइबिलिटी, कंपनी की लाइबिलिटी के उसमें। बिल्कुल, बस ये सुनना चाह रही थी, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। सेम यहाँ पे भी ऐसे किया हुआ है बाइफिकेट। इन्होंने अलग से मेंशन नहीं किया हो, पर वहां पे शेड्यूल 1 में दे रखा है वैसे, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी ऑफ कंपनी डिवाइड किया हो ये पांच पांच, मेमोरेंडम के और आर्टिकल्स के। ठीक है, और कहते हैं कंपनी जो इस एक्ट के बाद बन रही है, रजिस्टर हुई है, उनको ये रूल्स एंड रेगुलेशन अकॉर्डिंगली फॉलो करने होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंस बता रखे हैं, उसके बाद बस हमारा लास्ट टॉपिक, डिफरेंस बताए हुए हैं। मेमोरेंडम में क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स दिए होते हैं, आर्टिकल्स में रूल एंड रेगुलेशन दे रखे होते हैं। और मेमोरेंडम क्या बताते हैं, कंपनी और बाहर वाले लोगों के साथ क्या डीलिंग है, रिलेशन। और इसमें आर्टिकल्स में कंपनी और मेंबर्स के बीच में क्या है। ठीक है, और ऑल्टरेशन, कहते हैं मेमोरेंडम को क्या किया जा सकता है, ऑल्टर किया जा सकता है कुछ सर्कमस्टांसिस में। ठीक है जी, और यहाँ पर ना कुछ केसेस में हमारे को ट्रिब्यूनल या रीजनल डायरेक्टर कुछ लोगों की परमिशन चाहिए होती है। आर्टिकल्स के केस में बस SR पास करो आप, वो इजिली ऑल्टर हो जाता है, इतना काम झाम नहीं उसमें। और अल्ट्रा वायरस कहते हैं, अगर मेमोरेंडम के अकॉर्डिंग नहीं है तो एक्ट क्या हो जाता है, अल्ट्रा वायरस एंड वॉइड हो जाता है। ठीक है जी, कहते हैं कि वो रेटिफाई भी नहीं किया जा सकता यूनैनिमस कंसेंट लेके भी, पर अब तो अल्टर कर दिया जा सकता। पर अगर आर्टिकल्स का अल्ट्रा वायरस हो रहा है, तो वो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके क्या किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, वो पास किया जा सकता है। ये फर्क। हाँ जी, समझ आ गया आपको ये दोनों मेन जन्म पत्रियों के बारे में, मेमोरेंडम और आर्टिकल्स के बारे में? हाँ जी। चले, अब आते हैं हम अपने लास्ट टॉपिक पे। क्या है ये? ठीक है, इतना कुछ खास नहीं है इसमें, आपको बताती हूँ, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। ठीक है, अभी ऊपर क्या किया था, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, अब दूसरे डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। इसी के अंदर एक तीसरा दिया हुआ क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, ये तीसरा दिया हुआ है। ये ऑलरेडी ना ऊपर हम करके आए हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस अभी ऊपर करके आए हैं, सेक्शन 399, अगर आपको ध्यान हो। क्या है इसमें, याद है आपको? कंस्ट्रक्टिव नोटिस, इसमें पता है क्या था, अभी ऊपर पढ़ के आई थी मेमोरेंडम के केस में भी, कि एमसी की वे, रजिस्टर कोड करके रखता है वो। रजिस्ट्रार क्या हाँ, मतलब एमसी की वेबसाइट, जैसे हम कंपनी हमारी जन्म लेती है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आ गया, एमसी की वेबसाइट पे डल जाती है हमारी कंपनी के ये जन्म पत्रियां, मेमोरेंडम। तो कोई भी बंदे को किसी भी कंपनी का ये डॉक्यूमेंट देखना दो, तो पब्लिक डॉक्यूमेंट, फीस दो, देखो। तो किसी भी बंदे को अगर क्या करना, डील करना है उस कंपनी के साथ, तो क्या करना पड़ेगा भाई, भाइयों बहनों, क्या करना पड़ेगा फिर? पढ़ के आओ। ठीक है, वही वाला जैसे शशि और मैंने वो शुरू किया था डिजाइनर ड्रेसेस वाला काम, तो बाकी लड़कों को अगर ज्वाइन करना है या डील करना है हमारे साथ, तो भाई हमारी कंपनी का फीस भर के, नॉमिनल सी फीस होती है, बिल्कुल रीजनेबल सी, वो आप देखो मेमोरेंडम कि हमारा एक्चुअल में काम क्या है, आपको ठीक लग रहा है तो डील करो हमारे साथ। ठीक है, तो ये ड्यूटी है सब कंपनी की, ये जो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है जी, आप ड्यूटी बनती है, जो लोग भी डील कर रहे हो इंस्पेक्ट करो डॉक्यूमेंट्स को, नजर मार के आओ। और और जो कंपनी है ना जिसके साथ आप डील करना चाहो, जैसे आप हमारे साथ अगर डील करना चाह रहे हो, शशि और मेरे साथ, तो हम शशि और मैं ये मानेंगे, हमारी कंपनी ये मानेगी कि ये
कितने हैं हमारे बच्चे, सभी लड़कों को हमारी क्या है, नॉलेज है कि हमारे डॉक्यूमेंट्स में क्या है, मेमोरेंडम में क्या लिखा। ये होता है क्या, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोट। अभी करके आया ना, याद आ गया आपको अभी, इसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ यस कंस्ट्रक्टिव मैम। नोट। ठीक है जी। अब आओ लास्ट टॉपिक पे, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। ये याद है किसी को जिसने किया था पहले, इंडोर मैनेजमेंट? मैम के जो कंपनी के अंदर के इंटरनल अफेयर्स होते हैं उनको कैसे मैनेज करेगी? वो तो कैसे मैनेज करना, कि वो तो जो आर्टिकल्स आउटसाइडर बता रहे। होते हैं, मतलब जो हाँ आउटसाइडर होता है वो पढ़ के आता है लेकिन इतना अंदर डीप तक नहीं जाता एसोसिएशन के। बिल्कुल भाई, हम कहते नहीं सबकी घर की अपनी कहानी है, सबके घर के अंदर क्या चल रहा है वो थोड़ी ना आपको पता होगा। मेरे घर में क्या क्या चीजें चल रही है क्या नहीं, आपको थोड़ी ना पता होगा, या मुझे नहीं पता होगा आपके घर में क्या चीजें चल रही हैं। अब देखो शशि और मैं, जो बड़ा अच्छा हमारा काम चल रहा है डिजाइनर ड्रेसेस का, हम तो बढ़िया ड्रेसेस डाल के आते हैं, बेचते हैं, सब करते हैं, है ना। आप तीनों को क्या पता, लक्षित, तरुण और अभिनव को, अंदर की हमारी कहानियां, एक्चुअल में हम कैसे कंपनी चला रहे हैं, है ना, क्या क्या हमारे क्या फॉलो करें क्या नहीं। ठीक है जी। आप तो क्या पढ़ के आए थे, जन्म पत्रियां पढ़ ली आपने, उसमें क्या लिखा हुआ था, नेरोलैक, नेम, रजिस्टर्ड ऑफिस, ये ऑब्जेक्ट, ये है, ये सब चीजें आपने तो वो पढ़ ली। ठीक है। आपको क्या इतना, वो डॉक्यूमेंट पढ़ के क्या आपको इतना अंदर का पता चल जाएगा कंपनी के बारे में, बताओ जरा, नहीं मैम। बोलो जी। और आप, ठीक है, बिल्कुल ठीक बोला इधर तरुण ने कि इतना ज्यादा अंदर का नहीं पता चलेगा कंपनी। और बताओ, अगर आपको डील करना है लक्षित, तरुण और अभिनव को, हम दोनों के साथ, क्या आपको इतना अंदर गहराई में, डिटेल में पता करके आना है कंपनी के अंदर नहीं घुस के? मैम। नहीं ना। कोई भी बंदा डील करेगा कि भाई पब्लिक डॉक्यूमेंट पढ़ लिया, डील कर लेगा, बाद में कोई दिक्कत आती है कंपनी ये नहीं बोल सकती, ठीक है जी, कि तुमने इतनी अंदर की चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। भाई अंदर की चीजें, इंटरनल मैटर्स हैं, वो तुम्हारे अंदर की कंपनी की बातें हैं, ठीक है, वो कंपनी जाने। ठीक है, तो बाहर जो पब्लिक डील कर रही है उनकी कोई ड्यूटी नहीं बनती कि आपके इंटरनल अफेयर्स जाने और तब डील करे। आप बाहर वाले लोगों के ऊपर जुल्म नहीं लगा सकते, ब्लेम नहीं लगा सकते, कि उनको पता होना चाहिए था। ठीक है, यही लिखा है, इट, यहाँ पे लिखा है, डॉक्टर ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस डज इन नो सेंस मींस दैट आउटसाइडर्स आर डीम्ड टू हैव नोटिस ऑफ द इंटरनल अफेयर्स। अभी जो ऊपर डॉक्टर ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस किया था ना, वो हमने किया था पब्लिक डॉक्यूमेंट्स के केस में। उन्होंने ये नहीं बोला था कि आपको कंपनी के अंदर के मैटर्स की भी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, या हम ये मान के आएंगे कि आपको हर चीज पता है कंपनी के अंदर के बारे में। ठीक है, ये समझ आया आपको, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, अंदर की जो मैटर्स है, इंटरनल मैनेजमेंट की जो चीजें हैं, वो कोई ड्यूटी नहीं बनती बाहर वाले लोगों की जानने की। ठीक है, अगर कुछ गड़बड़ निकली और कुछ गलती के कारण कुछ नुकसान हुआ, कुछ हुआ, कंपनी जिम्मेदार है, तब लोग जिम्मेदार नहीं। समझ आया आपको ये, बोलो जी बोलो। यस हाँ जी मैम। मैम। हाँ, पर अगर जैसे डिजाइनर ड्रेसेस का वहां पे लिखा ही नहीं, और हम ऐसे ही बस बेची जा रहे हैं, तो फिर आपकी, आप तीनों की गलती होगी फिर, कि आप पढ़ के नहीं आए पब्लिक डॉक्यूमेंट, कि उसमें एक्चुअल में क्या लिखा। ठीक है जी। हमने आपसे पैसे ऐंठने के लिए आपको ऐसे जो भी है ऐसे कर दिया कि डिजाइनर ड्रेसेस है, एक्चुअल में हमारा वो काम धंधा था ही नहीं, हमारा कोई और था। तब आप क्या, आपके ऊपर आए कि आप पढ़ के नहीं है पब्लिक डॉक्यूमेंट। पर अगर इंटरनल मैटर्स, अंदर की कोई चीज है, तो वो आपकी कोई जिम्मेदारी। ठीक है, इसको ना, बड़ा एक फेमस हमारा केस लॉ है, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवेंट। इसी के नाम पे इसको क्या बोल दिया, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट को टर्कवेंट रूल भी बोल दिया जाता। ठीक है, इसमें भी वही था, क्या था कि कंपनी के ना, वो इधर ना कंपनी को क्या था, कुछ लोन वगैरह चाहिए होगा, तो फिर उसमें लिखा हुआ था, उसमें मेमोरेंडम आर्टिकल्स में, कि जो है, ये जो अगर लोन वगैरह लेना है तो कौन उसको ले सकता है, डायरेक्टर और सेक्रेटरी वगैरह सैंक्शन कर दे तो वो वगैरह ले सकता है, या अगर उन्होंने रेजोल्यूशन पास करने मेंबर से कि वो अप्रूवल लेकर फिर वो करें। ठीक है, अच्छा सपोज मेरे को बताओ, अगर सपोज यहाँ पे, है ना, लक्षित को लोन चाहिए 10 लाख का, इसकी कंपनी है, ठीक है, और यहाँ पे अभिनव प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है जी। और यहाँ पर ना, अभिनव ने इसके एमसी की वेबसाइट पे जाके मेमोरेंडम और आर्टिकल्स वगैरह देखा, और उसमें क्या लिखा हुआ था,
कि ये जो कंपनी है लक्षित की, जो अगर पैसा लेना चाहती है, ठीक है, तो मतलब अगर लेना चाहती है ना, तो ये क्या कर ले, अप्रूवल ले ले, स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर ले मेंबर से कम 75% की वोटिंग डलवा के अप्रूवल ले ले, फिर ले सकती है। ठीक है, अब देखो अभिनव ने पढ़ा कि ये जो लोन है, ठीक है, लिखा हुआ है कि एसआर पास करके वो ले सकती है। अब आप बताओ, क्या अभिनव ने अगर लोन देने का डिसीजन ले लिया, उससे पहले क्या वो ये पता करे कि मीटिंग बुलाई थी या नहीं, मेंबर्स की कब बुलाई थी, आए थे कि नहीं, वोटिंग डली थी कि नहीं, 75% वोटिंग या उससे ज्यादा डली थी या नहीं, एसआर पास हुआ कि नहीं, अप्रूवल मिला या नहीं। अभिनव क्या अज्यूम करके उसको देगा पैसे, कि भाई उसमें क्या लिखा हुआ है आर्टिकल्स वगैरह में कि एसआर पास करके आप अपना लोन वगैरह ले सकते हो। अभिनव यहाँ पे क्या अज्यूम कर लेगा कि भाई जो लिखा हुआ है वो करा होगा कंपनी ने। अब एक्चुअल में किया नहीं किया, वो क्या हो गया, इंटरनल मैटर हो गया। आपको ये चीज समझ आ रही है? हाँ जी। यस सर। यस मैम। ठीक है, तो अभिनव ने तो पब्लिक डॉक्यूमेंट पढ़ के उसको लोन दे दिया कि इसमें लिखे है लोन के लिए एसआर पास होना जरूरी है। अब एक्चुअल में कंपनी ने अंदर, ये तो अंदर की बात है, एक्चुअल में मीटिंग बुलाई नहीं बुलाई, किया नहीं किया, इतना अंदर नहीं घुसने की जरूरत होती। तो अभिनव को यहाँ पे ब्लेम नहीं दिया जाएगा कुछ गड़बड़ होती। ये लिखा है बस ये वाले रूल पे, ये वाले केस लो। ठीक है जी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट केस लॉ। अब इसी टॉपिक के लास्ट टॉपिक पे आ रहे हैं, लास्ट टॉपिक के लास्ट सब टॉपिक पे आ रहे हैं, क्या है, एक्सेप्शंस हैं, ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। कहते हैं ऐसे तो बाहर वाले लोग नाजायज फायदा ही उठाए, कोई भी नुकसान हो, कहीं ये तो इंटरनल मैटर है, अंदर की बात है ना, हो सकता है कि नहीं, बताओ जरा, बोलो जी बोलो, बोलो, हो सकता है कि नहीं ऐसा, बोलो बोलो बच्चों। हाँ यस जी मैम। मैम। तो फिर इसलिए कुछ एक्सेप्शंस निकालने हैं। क्या लिखा है यहाँ पे एक्सेप्शन में, कहते हैं एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी। कहते अगर अभिनव को पता था सामने से कि नहीं किया पास स्पेशल रेजोल्यूशन, उसको पता था कुछ दिक्कत है, डिफेक्ट है, इरेगुलरिटी है, आप बताओ तब क्या वो यहाँ से छूट पाएगा, मतलब कह पाएगा कि मेरे ऊपर नहीं है ब्लेम, ये तो कंपनी की गलती है? बोलो, इसमें नहीं क्या मैम। बोलेगी कोर्ट, कोर्ट कहेगी भाई तेरे को पता था अभिनव डिफेक्ट है तो क्यों दिया 10 लाख रुपया, पता था तब भी डुबा रहा था अपने पैसे, तो इसमें कंपनी की गलती नहीं है, तेरी गलती है, कोर्ट ये बोलेगी अभिनव। समझ आया आपको? अगर पता है एक्चुअल कंस्ट्रक्टिव नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी, अगर भाई गड़बड़ पता है तो क्यों आगे जा रहे हो फिर, अगर पता है गलत है वो चीज आगे बढ़नी, तो मत बढ़ो ना आगे। और देखो आगे, सस्पिशन ऑफ इरेगुलरिटी, इसका क्या मतलब है? सस्पिशन ऑफ इरेगुलरिटी का मतलब क्या है, बताओ। सस्पिशन का क्या मतलब होता है, बताओ। कुछ गड़बड़ मतलब कि ये चीज होनी नहीं चाहिए, सबसे अलग लग रही है। सस्पिशन मतलब आपको ना डाउट सा हो रहा है ना, जैसे अब ये संशय वाले होना। एग्जाम, हाँ हाँ, जैसे अब ना अभिनव को कुछ, क्या बोला था अभी, क्या वर्ड यूज किया था, है संशय होना। है अभी भी नहीं समझ आया मेरे को क्या बोला। संशय करना। हाँ जी। पता नहीं, मेरे को समझ नहीं आ रहा, बोल रहा हिंदी है हिंदी क्या, शक करना। शक, अच्छा अब आया समझ में, शक, हाँ, है शब्द ना खा जाता है। बिल्कुल। अच्छा, मेरे को शायद नहीं आया समझ में ना, चलो अब बात, सस्पिशन मतलब शक हो रहा है, सच में डाउट हो रहा है कि कुछ गड़बड़ है। भाई अगर डाउट हो रहा है अभिनव आपको, तो आप क्यों 10 लाख रुपए डुबा रहे हो अपने, पीछे हट जाओ। ठीक है, अगर तब भी ये देखो ऊपर, एक तो आपको पता है तब भी पैसे दे रहे हो, तब आप कंपनी को नहीं ब्लेम दोगे, ये एक्सेप्शन टू डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। और दूसरा नीचे भी देखो, अगर आपको डाउट है कि कुछ गड़बड़ है, तब भी फिर अभी अगर तब भी आप दोगे तो आपकी खुद की गलती हुई, कंपनी को नहीं ब्लेम दे सकती, ये एक्सेप्शन है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। तीसरा क्या है यहाँ पर, तीसरा और लास्ट के, फॉर्जरी। फॉर्जरी मतलब फ्रॉड। ठीक है, फॉर्जरी मतलब कुछ गलत काम किया आप। ठीक है, आप बताओ अगर कुछ गलत काम को की है, ठीक है, तो उस केस में तो वो चीज वही क्या हो जाएगी,
नलिफाई हो जाएगी, वॉइड डिक्लेयर हो जाएगी, वो चीज आगे बढ़ेगी नहीं। अगर हेरा फेरी वाला मामला है तो वो चीज आगे बढ़ेगी नहीं। जैसे यहाँ पे शेयर सर्टिफिकेट था, ठीक है, कहते उसमें जो साइन सुइन थे वो ऐसी बनावटी थे, डुप्लीकेट साइन किए हुए थे, ठीक है। मतलब डायरेक्टर्स ने क्या किया था, उन्होंने मतलब बंदे के साइन सुन करके इशू कर दिए थे, ठीक है। आप बताओ, फ्रॉड के केस में तो चीज वहीं खत्म हो जाएगी, नलिफाई डिक्लेयर कर दी जाएगी। हाँ आप बताओ, वो जब फ्रॉड है, हेरा फेरी मामला है, हेरा फेरी वाला मामला, तो उसमें तो वही वो चीज इनवैलिड डिक्लेयर कर दी जाए। समझ आया आपको ये चीज? बोलो जी बोलो। हाँ जी मैम। ठीक है, तो आज देखो हमने क्या किया, 5 मिनट में फटाफट देखते हैं क्या किया हमने, फिर आपकी छुट्टी। हाँ देखो, आज हमने कहाँ से किया है, यहाँ से। प्रमोटर का मतलब देखना, 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे। प्रमोटर कौन है? जो शुरुआत में कंपनी का आइडिया देते हैं, फॉर्मेशन कंपनी की मदद करते हैं बनाने में, ठीक है। पर इसमें कौन से लोग नहीं जुड़े होते? प्रोफेशनल जो लोग होते हैं, हायर करते हैं, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बैंकर, लॉयर, अकाउंटेंट, ठीक है जी, जो मदद करते हैं कंपनी बनाने में। प्रमोटर शुरुआत में जो लोग जुड़े होते हैं ना, और उनका नाम प्रोस्पेक्टस में, एनुअल रिटर्न वगैरह में लिखा होता है, और वो एडवाइस करते हैं दूसरों को कि ऐसे चलाओ, कंट्रोल होता है उनका। और कंपनी फॉर्म कैसे होती है भाई? यहाँ पे 1, 2 और 7 मिनिमम इतने मेंबर्स चाहिए। 1% कंपनी, प्राइवेट, पब्लिक। और इनकॉर्पोरेशन में प्रॉपर प्रोसीजर बता रखे हैं। प्रोसीजर में मतलब आपको रजिस्ट्रार को, मतलब एमसी की वेबसाइट पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने कंपनी का जन्म लेने के लिए, है ना, रजिस्टर करने के लिए। 2 में जन्म पत्रियां बना के साइन करनी थी। फिर आपको डिक्लेरेशन देनी है। कौन कौन देगा? कि भाई सारे एक्ट के अनुसार सब चीजें की हैं, जो लोग फॉर्मेशन करने में कंपनी की हेल्प कर रहे थे, कंपनी को बनाने में आगे जुड़े हुए थे, जैसे कोई प्रोफेशनल, सीए, एडवोकेट, लॉयर, जो भी पीछे पड़ा था, या जिन लोगों का नाम आर्टिकल्स में लिखा हुआ है, जो डायरेक्टर, मैनेजर वगैरह, सेक्रेटरी है, वो। और कौन से लोग डिक्लेरेशन देंगे? सब्सक्राइबर्स और फर्स्ट डायरेक्टर की उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया और ना ही कोई फ्रॉड किया पिछले 5 सालों में, ठीक है। और इसकी इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रार को देनी है कि ये सही है। और भाई जो भी आगे को डॉक्यूमेंट वगैरह भेजना है वगैरह आरओसी को, सरकार को, तो वो कौन से एड्रेस पे भेजे। और जो सब्सक्राइबर जिन्होंने शुरुआत में पैसे लगाए हैं उनकी पूरी डिटेल, और डायरेक्टर्स का डिन नंबर की डिटेल। और जो फर्स्ट डायरेक्टर्स हैं भाई, उनका कुछ इंटरेस्ट वगैरह है और उनकी जो सहमति है वो दे दो, बता दो सहमति है उनकी यहाँ पे करने के लिए एज डायरेक्टर्स का। सब सही लगा? आरओसी क्या इशू कर देगी? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और उसमें सिन नंबर एलोकेट होगा, जो कि आईडी नंबर होता है, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, ठीक है। और ये सब डॉक्यूमेंट जो आप आरओसी को जन्म लेते टाइम पे आपने दिए, सबमिट किए, वो आप जब तक है जान, जब तक है कंपनी, तब तक आप रखोगे रजिस्टर्ड ऑफिस में। और अगर कंपनी बनाने टाइम पे आपने कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी या कोई जरूरी इन्फॉर्मेशन छुपाई, तो आपको फ्रॉड के केस में पेनल्टी पड़ेगी 447 में। और अगर बनाने के बाद पता चला ऐसा, कि तब भी आपको पेनल्टी। भाई इस केस में कोर्ट ऑर्डर दे सकती है, कोर्ट या ट्रिब्यूनल या एनसीएलटी या एनसीएलएटी ऑर्डर दे सकती है कि भाई अगर पब्लिक के हित में आपको अब कैसे मैनेज करने हैं, क्या चेंजेस करने, ठीक है, जो कि पब्लिक के हित में या कंपनी के हित में। या बोल सकती है मेंबर्स की लायबिलिटी अब अनलिमिटेड में कन्वर्ट कर दो, या कंपनी का नाम हटा रहे हैं हम, या वाइंड अप, बंद करो अपना काम धंधा, ठीक है। उनको ही सुनो, ट्रांजेक्शन देखो, फिर डिसीजन लो। और क्या कौन से फॉर्म्स भर के जन्म लेना होता है? स्पाइस फॉर्म, सिंप्लीफाइड प्रोफार्मा वो इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिक। फिर जब ये रजिस्टर हो जाएगी भाई, डेट जो मेंशन होगी सर्टिफिकेट से, उस दिन से वो कंपनी कहलाएगी, और सारे वो फीचर्स आ जाएंगे जो हमने पहले पढ़े हैं। और उसके बाद भाई इफेक्ट क्या होगा जन्म पत्रियों का? भाई कंपनी के ऊपर जिम्मेदारी हो जाएगी कि वो जो उसमें चीजें हैं वैसे उस अनुसार वो चीजें करनी। फिर कैपिटल को आगे कैसे डिवाइड किया हुआ है? जो मेमोरेंडम में लिखी होती है मैक्सिमम कैपिटल, उसको नॉमिनल, ऑथराइज, रजिस्टर्ड कैपिटल, उसमें से कितनी ऑफर कर रहे हो आप सब्सक्राइब कर, ताकि लोग उसको सब्सक्राइब करें, ठीक है। कितनी इशू कर रहे हो ताकि लोग उसको, उसमें पैसा लगाएं, सब्सक्राइब करें, है ना। ऑथराइज में से कितना हिस्सा शेयर्स का आप लोगों को ऑफर करें फॉर सब्सक्रिप्शन। फिर उसमें से जो आपने ऑफर किया, कितने में लोगों ने सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कैपिटल। फिर कितने पैसे आपने उसमें से मंगवाए और कितने आगे, कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल। फिर शेयर्स के बारे में पढ़ा। शेयर्स को मेनली 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर कैपिटल सेम तरह के राइट्स भी हो सकते हैं उसमें, वोटिंग राइट, और अलग वोटिंग राइट्स भी हो सकते हैं, जिसको बोलते हैं डीवीआर, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। प्रेफरेंस, और ये जो दूसरी तरह का था प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इनको प्रेफरेंस किस चीज में मिलती है भाई? डिविडेंड में,
ये जब कंपनी बंद होती है ना, ये सबसे पहले लाइन में खड़े होते हैं, इक्विटी से पहले खड़े होते हैं कि इनको डिविडेंड भी पहले मिलेगा, और जो पैसा लगाया था शेयर्स के ऊपर लोगों ने, उसकी भी, कैपिटल की भी अमाउंट उनको पहले रीपे हो जाएगी, ये लिखा था। और क्या था, मेमोरेंडम जो पहली जन्म पत्री थी वो क्यों रजिस्टर करवाती हूँ, क्योंकि उसमें मेन ऑब्जेक्ट लिखा होता है कि क्यों जन्म लिया कंपनी ने, वो लिखा होता है। और ताकि जो लोग डील कर रहे हैं वो पता चले वो क्या, किसके साथ डील कर रहे हैं, क्यों डील कर रहे हैं, उनको अपने पावर्स ड्यूटीज का पता चले। और ये देखो, अभी यही तो पढ़ा था हमने डेट ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस में, कि पब्लिक डॉक्यूमेंट है, हम मानेंगे उनको नॉलेज थी। फिर हमने पढ़ा था कि शेड्यूल 1 में पहले 5 किसके बारे में, मेमोरेंडम, अगले 5 फॉर्म्स किसके बारे में, आर्टिकल्स के ऊपर। और ये कैसे डिवाइड किया है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ कंपनी, बेसिस ऑन लाइबिलिटी। क्या क्या कंटेंट है, नैरो लेक, नैरो लेक में क्या था, ये देखो कितना इजी हो जाता है ऐसे नैरो लेक बताना। एन से बोलो, बोलो फटाफट, एन से बोलो, बोलो बच्चों। नेम क्लोज। आर से, आर से फटाफट। रजिस्टर्ड ऑफिस, ओ से, ऑब्जेक्ट, एल से, लाइबिलिटी। लायबिलिटी, लाइबिलिटी, वही वाली जो हमने तीनों कहानी, लिमिटेड बाय शेयर, गारंटी या अनलिमिटेड। ए से, ए से एसोसिएशन। एसोसिएशन, उसमें क्या था, सब्सक्राइबर्स के बारे में डिटेल थी, जिन्होंने पैसा लगाया था, कितने शेयर्स उन्होंने सब्सक्राइब किए है ना, उनका नाम, पता, साइन, नंबर ऑफ शेयर्स और विटनेस, है ना, वो सारी चीजें हमने यहाँ पे की। तो ये नैरो लेग था, इसमें ये किया। फिर डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस हमने किया कि भाई जो एक्ट ने बोला है और जो कंपनी के मेमोरेंडम में लिखे हैं ऑब्जेक्ट, उसके बियॉन्ड नहीं जा सकते। आप अपनी कंपनी बियॉन्ड देयर पावर्स नहीं जा सकती, ठीक है। और यहाँ पर इंट्रा वायरस क्या था, जो विद इन पावर्स होते हैं, अल्ट्रा वायरस मतलब बियॉन्ड द पावर्स होते हैं, ये वाली चीजें की। और ये फिर यहाँ पर केस लॉ हमने किया था। फिर उसके बाद हमने क्या किया था, ये वाला फैमिली वाले एग्जाम्पल के तौर पे हमने कुछ यहाँ पे चीजें रिलेट करके की थी। आर्टिकल्स के बारे में पढ़ा था कि इसमें क्या होते हैं, कंपनी कैसे चलाई जाएगी, इंटरनल मैनेजमेंट कैसे होगी, इंटरनल अफेयर्स के बारे में, इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है। और ये मेमोरेंडम के अंडर होती है, ठीक है। इसमें मेंबर्स और कंपनी के बारे में पता चलता है, क्या है उनकी राइट्स ड्यूटीज है, बाय लॉज, रूल्स रेगुलेशन, कायदे कानून की, डायरेक्टर्स ऑफिसर काम कैसे करेंगे, ठीक है। और इसके क्या कंटेंट्स है, इसमें रूल रेगुलेशन दिए होते हैं, और मैनेज करने की जो चीजें जरूरी हैं वो डाली होती हैं। इंट्रेंचमेंट मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए, कि आप ऐसे ही ना, एवं ही ना चेंज कर दो जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। और कैसे करोगे ये इंट्रेंचमेंट वाली चीजें, प्राइवेट कंपनी के केस में सबकी सहमति होनी चाहिए, ऑल मेंबर्स, पब्लिक के केस में स्पेशल रेजोल्यूशन पास होकर तो 75% वोटिंग, ठीक है। और आप रजिस्ट्रार को भी बताओगे इससे रिलेटेड। और इसके फॉर्म्स कौन से, अगले 5 टेबल एफ से आई वाले, जे वाले कौन से हो गए, शेड्यूल 1 के आर्टिकल्स के। मॉडल आर्टिकल मतलब जौन सी टाइप ऑफ कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है वो अप्लाई करें। और ये कंपनी रजिस्टर्ड मतलब कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट बाद वो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने। उसके बाद हमने ये डिफरेंस देख लिए थे, ठीक है। देन उसके बाद हमने लास्ट में जाते जाते क्या किया था, डेट ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस की नॉलेज होनी चाहिए, पब्लिक डॉक्यूमेंट है, पर कहते हैं नॉलेज होनी चाहिए किसकी, पब्लिक डॉक्यूमेंट की, ना कि इंटरनल, अंदर घुस के इंटरनल अफेयर्स की नहीं, उन्होंने बोला कि जो अंदर चीजें हैं उसकी नहीं। तो ये बोला था हमने डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैन, कि अंदरूनी चीजों की नॉलेज होना जरूरी नहीं है पब्लिक। ये टर्क एंड रूल्स, टर्क एंड वाला केस लॉ हमने किया। फिर एक्सेप्शंस किए, अगर पता है तो फिर आपकी खुद की जिम्मेदारी, या आपको डाउट था तब भी आपकी खुद की जिम्मेदारी, या फ्रॉड है तो नलीफाई वॉइड हो जाए। तो यहाँ हमारा अंत होता है किसका, कंपनीज एक्ट का। हाँ जी बच्चों, समझ आया आप सबको, बोलो जी बोलो। यस मैम। हाँ जी। ठीक है, तो ये था हमारा कंपनीज एक्ट। मैं रिकॉर्डिंग